जो स्वर्ण मगर वंश के सदस्य थे। दानव जाति के बीच पहले से ही एक बहुत ही महान रक्त वंश के स्वामी थे। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर नाग वंश को छोड़कर ऐसी कोई दूसरी जाति नहीं थी जिसका रक्त वंश उनके बड़े भाई से श्रेष्ठ हो। इसके अलावा यहां तक कि वर्तमान नाग वंश प्रमुख भी शायद ऐसा नहीं कर पाते। केवल रक्त वंश के दबाव का उपयोग करके वह उनके बड़े भाई को अपनी आधी शक्ति का उपयोग करने से भी नहीं रोक सकते थे। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि उसका रक्त वंश स्तर मुझसे ऊंचा है, बल्कि यह बहुत बहुत ऊंचा है। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने कहा, उस मूर्ख बाघ का रक्त वंश स्तर हमारी पहुंच से बिल्कुल बाहर है। उस मूर्ख बाघ से निकलने वाली भयानक आभा को याद करके जब उसने अपना असली रूप दिखाया था तो उनके मन में अभी भी एक डर बना हुआ था। भाई, उस मूर्ख बाघ की पृष्ठभूमि क्या है? रजत मगर प्रमुख ने पूछा। मुझे नहीं पता। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने अपना सिर हिलाया। इतने सालों में मैंने कभी इतने उच्च रक्त वंश स्तर वाले महान दानव को नहीं देखा है। जो बात तय है वह यह कि वह मूर्ख बाघ निश्चित रूप से पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप का मूल महान दानव नहीं है। यदि पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में इतने उच्च रक्त वंश स्तर वाला कोई महान दानव होता तो वह अनजान नहीं होता। इसके अलावा यदि वास्तव में इतने उच्च रक्त वंश स्तर वाला कोई महान दानव होता तो नागवंश पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप की दानव जातियों के बीच प्रमुख शक्ति नहीं होता। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख की बातें सुनकर रजत मगर प्रमुख चुप हो गया। लंबी चुप्पी के बाद उसने स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख की ओर देखा और पूछा, भाई, अब हम आगे क्या करें? क्या हमें उस लड़के से निपटना जारी रखना चाहिए और उससे उस प्राचीन ड्रैगन शक्ति का रहस्य प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए? उनका विरोधी उनकी उम्मीद से कहीं अधिक मजबूत था। अपनी पिछली योजना को जारी रखना है या नहीं, इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता थी। आखिरकार इतने शक्तिशाली दुश्मन से निपटना शायद स्वर्ण मगर द्वीप के लिए भी मुश्किल होगा। इसके अलावा इतनी भारी कीमत चुकाने के बाद भी क्या वे अंततः अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे, यह अभी भी अनिश्चित था। हाँ बिल्कुल, स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने दृढ़ता से कहा। इस मामले में हमारी और उस लड़के की पहले से ही खून की दुश्मनी हो चुकी है। भले ही हम अपनी मूल योजना को छोड़ दें, वह लड़का शायद स्वर्ण मगर द्वीप को आसानी से नहीं छोड़ेगा। लेकिन वह लड़का इतना मजबूत है और उसके पास इतना शक्तिशाली पुतला है, हम उससे कैसे निपटेंगे? रजत मगर प्रमुख ने हिचकिचाते हुए पूछा। जाहिर है स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख की बात सुनने के बाद उसने पहले ही पीछे हटने पर विचार कर लिया था। जब स्वयं स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख उस छोकरे का मुकाबला नहीं कर सके तो स्वर्ण मगर द्वीप संभवतः उसका सामना करने के लिए किसका उपयोग कर सकता है? क्या अपने सप्तम और अष्टम विपत्ति लोक के मातहतों को भेजें? वह तो केवल उन्हें उनकी मौत के मुंह में भेजना होगा। हम स्वर्ण मगर द्वीप वाले उसे नहीं संभाल सकते, लेकिन हम अन्य ताकतों पर भरोसा कर सकते हैं, स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने कहा। संक्षेप में, चाहे जो हो जाए, हम उस छोकरे को जीवित नहीं छोड़ सकते, अन्यथा स्वर्ण मगर द्वीप का जीवन कभी शांतिपूर्ण नहीं रहेगा। विराट और शार्दुल द्वारा इतने लंबे समय तक खदेड़ा जाना उनके लिए एक बड़ा अपमान था, और अपने स्वभाव के साथ स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख इस अपमान को कैसे पी सकते थे? भाई, क्या आपका मतलब है नागवंश के साथ सहयोग करना? स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख की बातें सुनकर रजत मगर प्रमुख ने सावधानी से पूछा। बिल्कुल सही, हमें नागवंश के साथ सहयोग करना चाहिए। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि नागवंश उस रहस्य के लिए हमारे स्वर्ण मगर द्वीप से भी अधिक उत्सुक है। अगर उन्हें पता चल गया कि उस लड़के के पास उस प्राचीन ड्रैगन शक्ति द्वारा छोड़ा गया रहस्य है तो वे निश्चित रूप से हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। समुद्र पर अवनीश तेजी से उस समुद्री क्षेत्र की ओर उड़ रहे थे जहां वह भयानक आभा प्रकट हुई थी, लेकिन उस समुद्री क्षेत्र के रास्ते में उनका सामना अनूप और अन्य लोगों से हुआ जो नाग महल लौट रहे थे। बातचीत के बाद अनूप को पता चला कि अवनीश ने उस भयानक आभा के प्रकट होने का आभास कर लिया था और वे उस समुद्री क्षेत्र की जांच करने के लिए जा रहे थे। इसलिए उसने अवनीश को वह सब बताया जो उसने देखा और सुना था। तुम्हारा मतलब है वह भयानक आभा एक विशाल बाघ से आ रही थी? अनूप की कहानी सुनने के बाद अवनीश की आंखों में एक विचारशील भाव दिखाई दिया। बिल्कुल, अनूप ने सिर हिलाया, फिर अवनीश की ओर देखा और पूछा, पिताजी, क्या आप जानते हैं कि वह विशाल बाघ किस प्रकार का प्राणी है? पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर ऐसे शक्तिशाली दानव के बारे में कभी नहीं सुना गया। अवनीश ने अपना सिर हिलाया। उसने भौहें सिकोड़ी, काफी देर तक विचार किया और अंततः अनूप की ओर देखकर कहा, रास्ता दिखाओ और मुझे उस समुद्री क्षेत्र में ले चलो। जी पिताजी। अवनीश की बात सुनकर अनूप तुरंत सहमत हो गया। अनूप के मार्गदर्शन में आधे महीने की उड़ान के बाद वे फिर से उस समुद्री क्षेत्र में पहुंच गए। 1 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उस महान युद्ध के निशान पूरी तरह से मिटे नहीं थे। अमृता की शक्ति। कुछ जांच के बाद अवनीश के चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। पिताजी, अमृता की शक्ति क्या है? अवनीश की बात सुनकर अनूप हैरान रह गया और जल्दी से पूछा। अमृता की शक्ति अभी भी इस समुद्र में मौजूद है, अवनीश ने कहा। यह इंगित करता है कि युद्ध के दोनों पक्ष संभवतः अमरलोक के विशेषज्ञ थे, या शायद उन्होंने उन खजानों का उपयोग किया जिनमें अमर शक्ति थी। पिताजी, यह संभव नहीं होना चाहिए। यह सुनकर अनूप ने भ्रमित भाव से कहा, उस समय की वह लड़ाई वास्तव में आश्चर्यजनक थी, लेकिन लड़ाई के पैमाने को देखते हुए यह अधिक से अधिक नवम विपत्ति लोक की सीमा के भीतर थी, अमरलोक की लड़ाई नहीं। यदि यह अमरलोक स्तर की लड़ाई होती तो लड़ाई का पैमाना निश्चित रूप से इस छोटे से क्षेत्र तक सीमित नहीं होता। मुझे डर है कि शायद पूरा रहस्यमयी कन्या महाद्वीप भी बहुत प्रभावित होता। यह समुद्री क्षेत्र रहस्यमयी कन्या महाद्वीप से बहुत दूर नहीं है। यदि यह अमरलोक स्तर की लड़ाई होती तो लड़ाई का दायरा बिल्कुल भयानक होता। उस मामले में इस समुद्री क्षेत्र की बात तो छोड़ ही दें, यह भी संदेहास्पद है कि क्या पूरा रहस्यमयी कन्या महाद्वीप भी सुरक्षित रह पाता। तुम जो कह रहे हो वह समझ में आता है, अवनीश ने यह सुनकर सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि लड़ाई के दोनों पक्षों में से एक के पास एक ऐसा खजाना था जिसमें अमर शक्ति थी। यहां बहुत अधिक अमर शक्ति नहीं बची है जो किसी अमरलोक विशेषज्ञ के निशान जैसी नहीं लगती है। वह स्वयं एक अर्धचरण अमरलोक विशेषज्ञ था और अमरलोक के बारे में उसकी समझ एक साधारण नवम विपत्ति लोक विशेषज्ञ की तुलना में बहुत गहरी थी। इस समुद्री क्षेत्र की जांच करने के बाद अवनीश को अंततः कोई परिणाम नहीं मिला। यह जानने के अलावा कि युद्ध के दोनों पक्षों में से एक ने अमर शक्ति वाले खजाने का उपयोग किया था, वह यह अनुमान नहीं लगा सका कि दोनों पक्ष कौन थे। आखिरकार अनूप के वर्णन के अनुसार योद्धाओं में से एक अत्यंत भयानक रक्तवंश वाला एक बाघ दानव था, लेकिन उसने पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर इतने शक्तिशाली दानव के बारे में कभी नहीं सुना था और वह यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि यह किस प्रकार का बाघ दानव था। बिना कोई परिणाम पाए इस समुद्री क्षेत्र की जांच करने के बाद अवनीश अनूप के साथ नागमहल लौट आया। शक्ति सिंधु महाद्वीप। वान्या को यामिनी ने एक बार फिर से नजरबंद कर दिया था, जिससे उसे बहुत निराशा हो रही थी। हालांकि इस बार उसकी पिटाई नहीं हुई थी, लेकिन उसके पास खेलने के लिए बाहर खिसकने का कोई रास्ता नहीं था, जिससे उसे बहुत ही असहज महसूस हो रहा था। माँ,
बस मुझे बाहर खेलने जाने दो। तुम हमेशा मुझे घर में बंद करके क्यों रखती हो? मैं अब कोई बच्ची नहीं हूं। अंततः वान्या अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने यामिनी से विनती की, तू छोटी शैतान, तेरी लोमड़ी जैसी पूंछ अब छुप नहीं सकती, तू जरूर कुछ गड़बड़ कर रही थी। यामिनी ने उसे घूरते हुए झुंझलाहट से कहा, तू जानती है कि तू अब बच्ची नहीं है, फिर भी तेरा सारा ध्यान सिर्फ खेलने में रहता है। वास्तव में हालांकि वान्या अब छोटी नहीं थी, उसकी तीव्र साधना के कारण उसका शारीरिक विकास बहुत धीमा था और वह अभी भी 7 या 8 साल की लड़की जैसी दिखती थी। इसके अलावा उसके धीमे शारीरिक विकास के कारण उसका स्वभाव एक साधारण 7 या 8 साल की लड़की से अलग नहीं था। वह हमेशा विभिन्न स्थानों पर भागने और खेलने के लिए तरसती थी। विराट और यामिनी की आंखों में वे अभी भी उसके साथ 7 या 8 साल की लड़की जैसा ही व्यवहार करते थे। अन्यथा विराट ने उस पर इतने प्रतिबंध नहीं लगाए होते, उसे इधर उधर भागने से मना नहीं किया होता। संक्षेप में विराट के दिल में वह अभी भी एक बच्ची थी। यामिनी की बातें सुनकर वान्या अवाक रह गई। लेकिन मां, तुम हमेशा मुझे घर में कैद करके क्यों रखती हो? लंबी चुप्पी के बाद वान्या ने यामिनी की ओर देखा और दयनीय स्वर में कहा, नीलिमा दीदी खेलने के लिए बाहर जा सकती हैं और माया दीदी बाहर खेलने जा सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं जा सकती? वान्या की बातें सुनकर यामिनी को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि उसे क्या जवाब दे। उसने और विराट ने उसे इधर उधर भागने नहीं दिया क्योंकि उन्हें उसकी सुरक्षा की चिंता थी। लेकिन अब नीलिमा और माया पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप जा सकती थीं, लेकिन वे उसे जाने नहीं देंगे, जो थोड़ा अनुचित लग रहा था। वे यह नहीं कह सकते थे कि उन्हें उसकी सुरक्षा की चिंता है और नीलिमा और माया की नहीं। ठीक है, जाकर अपने पिता से पूछो, यदि वह तुम्हें पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप जाने की अनुमति देते हैं तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। काफी देर सोचने के बाद यामिनी केवल बेबसी से कह सकी। वह वास्तव में वान्या के सवाल का कोई जवाब नहीं ढूंढ पा रही थी, इसलिए वह केवल विराट पर सवाल टाल सकती थी। मां, तुमने खुद यह कहा है, अब तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकती। यामिनी की बातें सुनकर वान्या की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि अपनी मां यामिनी को अपने पक्ष में करने की तुलना में अपने पिता विराट को अपने पक्ष में करना कहीं अधिक आसान है। तू छोटी छोकरी, तेरी मां अपनी बात से कब मुकरी है? यामिनी मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसके छोटे सिर को थपथपाया और झुंझलाकर कहा। अब जब वह विराट की ओर से तलवार संप्रदाय की गुरु प्रमुख के रूप में कार्य कर रही थी, तलवार संप्रदाय के सभी मामलों का प्रबंधन कर रही थी, तो स्वाभाविक रूप से उसे अपनी बात की पक्की होना था और गुरु प्रमुख के रूप में अपना अधिकार स्थापित करने के लिए अपने वादे निभाने थे। यहां तक कि अपनी ही बेटी के सामने भी यामिनी अपने वादों को लेकर बहुत सावधान रहती थी और अपनी बात से पीछे नहीं हटती थी। केवल विराट के सामने ही वह अपनी बात से मुकरती थी, केवल विराट के सामने ही वह अपना स्त्री रूप प्रकट करती थी। मां, मैं अभी पिताजी को खोजने जा रही हूं और उनसे कहूंगी कि मुझे बाहर खेलने जाने दें, वान्या ने उत्साह से कहा। बिना रुके वह दौड़ पड़ी। यह देखकर यामिनी ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। ये छोटी लड़की बस शांत नहीं बैठ सकती थी। वान्या हर तरह से अच्छी थी, सिवाय अपने चंचल स्वभाव के। उसे हमेशा इधर उधर भागना पसंद था, जिससे उसे और विराट को बहुत चिंता होती थी। खैर, विराट को इसकी चिंता करने दें, वह अपना दिमाग खपाने के लिए बहुत आलसी थी। वह आदमी हमेशा किसी न किसी चीज में व्यस्त रहता था और अपनी बेटी के लिए उसके पास ज्यादा समय नहीं था। अब समय आ गया था कि वह बच्चे की देखभाल करने में मदद करे। यामिनी को छोड़ने के बाद वान्या सीधे स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के केंद्रीय केंद्र की ओर दौड़ी। अंतरायामी स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से शून्य समाधि महाद्वीप में प्रवेश किया और अपने पिता विराट को खोजने के लिए सुवर्ण भूमि संप्रदाय की ओर चल दी। वान्या को ठीक ठीक पता था कि उसके पिता आमतौर पर कहां रहते थे। जब अच्छी तरह से जानकार होने की बात आती है तो पूरे तलवार संप्रदाय में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। यहां तक कि सेनापति समीर, जो काल रात्रि शिविर को नियंत्रित करता था, पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में वान्या के सूचना नेटवर्क की बराबरी नहीं कर सकता था। आखिरकार, हालांकि सेनापति समीर पूरे तलवार संप्रदाय के खुफिया नेटवर्क को नियंत्रित करता था, लेकिन उसने कई आंतरिक मामलों के बारे में पूछताछ करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन वान्या अलग थी। विराट की बेटी के रूप में वह स्वतंत्र रूप से गुरु प्रमुख भवन, खजाना विभाग, शास्त्र भंडार, सैन्य मुख्यालय, औषधि भवन, अस्त्र निर्माण कार्यशाला और यंत्र व्यूह कार्यशाला, तलवार संप्रदाय के भीतर किसी भी महत्वपूर्ण स्थान में प्रवेश कर सकती थी और बाहर आ सकती थी। इसके अलावा शालिनी, निहारिका, शुभांगी, जनरल रिया, जुबैदा और अन्य उसे बहुत प्यार करते थे, जिससे वह इन स्थानों से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकती थी जो वह चाहती थी। इसके अतिरिक्त वह तलवार संप्रदाय के भीतर एक शक्तिशाली गुट वान्या गठबंधन को संभालती थी। उसके द्वारा नियंत्रित शक्ति तलवार संप्रदाय के भीतर किसी भी अन्य गुट से कमजोर नहीं थी। तलवार संप्रदाय की आंतरिक कार्यप्रणाली को समझने के मामले में यहां तक कि संप्रदाय के वास्तविक नियंत्रक विराट भी उससे बहुत पीछे थे। आखिरकार विराट अपना अधिकांश समय या तो साधना करने, प्रशिक्षण के लिए बाहर जाने या दुश्मनों से निपटने में बिताते हैं। उनके पास तुच्छ मामलों से निपटने के लिए उतना समय और ऊर्जा नहीं है। तलवार संप्रदाय के मामलों में वह केवल संप्रदाय के विकास की सामान्य दिशा को समझते हैं। वह केवल संप्रदाय से जुड़े प्रमुख निर्णयों में भाग लेते हैं। जहां तक तलवार संप्रदाय के सामान्य मामलों का सवाल है, यामिनी, शालिनी, निहारिका, शुभांगी, जनरल रिया और अन्य उन्हें संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं और उन्हें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुवर्ण भूमि संप्रदाय। नीले वस्त्रों में छोटा लड़का जो अनंत परम मीनार के बाहर लेटा हुआ था, अपने पैरों को क्रॉस करके आराम से अमर दिव्य स्फटिक खा रहा था। उसने अचानक एक छोटी सी आकृति को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। अरे छोटी लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नीले वस्त्रों वाला लड़का अचानक बैठ गया। दौड़कर आई वान्या को देखकर उसने उत्सुक भाव से पूछा। यह छोटी लड़की वास्तव में अपनी पहल पर विराट को खोजने आई थी। यह सचमुच एक दुर्लभ घटना थी। आपको पता है, यह छोटी लड़की आमतौर पर खेलने के लिए बाहर खिसकने के लिए अपने पिता से बचने के लिए काफी हद तक जाती है। तुम अपने काम से काम रखो। वान्या ने नीले वस्त्रों वाले लड़के पर अपनी आंखें घुमाते हुए पलटवार किया। मूल रूप से वान्या और नीले वस्त्रों वाले लड़के के बीच काफी अच्छे संबंध थे। आखिरकार वह एक बार उसे चुपके से बाहर खेलने ले गया था। लंबे समय तक उनके संबंध शार्दुल के बाद दूसरे स्थान पर थे, लेकिन जब से उसने नीलिमा के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया और नीले वस्त्रों वाले लड़के के विभिन्न बुरे कामों के बारे में बहुत कुछ सुना, उसके बारे में उसकी धारणा काफी बिगड़ गई थी। वान्या ने नीले वस्त्रों वाले लड़के को नजरअंदाज कर दिया और अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश कर गई। नीले वस्त्रों वाले लड़के ने वान्या द्वारा झिड़के जाने के बाद घोर निराशा महसूस की। वह मूर्ख चिड़िया बिल्कुल अच्छी नहीं थी। अतीत की वान्या उसकी उपस्थिति में कितनी आज्ञाकारी और विनम्र थी, लेकिन जब से उसने उस मूर्ख चिड़िया के साथ इतना समय बिताया था, तब से यह आज्ञाकारी छोटी लड़की भी भ्रष्ट हो गई थी। जिन लोगों ने उस मूर्ख चिड़िया के साथ लंबा समय बिताया था, उनमें से बहुत कम लोगों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। आभा भी वैसी ही थी और वान्या भी वैसी ही थी।
ऐसा लग रहा था कि उसे उस मूर्ख चिड़िया को सबक सिखाने और अपना गुस्सा निकालने का अवसर खोजना होगा। अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर। पिताजी। वान्या विराट के पास दौड़ी और आज्ञाकारी रूप से पुकारा। छोटी वान्या, क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? वान्या को दौड़कर अंदर आते देख विराट हैरान रह गए। यह छोटी लड़की मुझसे छुपने के लिए काफी हद तक जाती थी ताकि अगर वह बाहर खेलने के लिए चुपके से निकलना चाहे तो मुझे उसकी योजनाओं का पता न चले, लेकिन अब वह वास्तव में अपनी पहल पर मेरे पास आई है। यह सचमुच अभूतपूर्व है। पिताजी, मां ने मुझे पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप जाने की अनुमति दे दी है। उन्होंने मुझे आकर आपकी राय पूछने के लिए कहा है। वान्या ने अपनी बड़ी चमकीली आंखें झपकाईं। उसका चेहरा पूरी तरह से आज्ञाकारिता से भरा हुआ था। क्या तुम्हारी मां ने तुम्हें पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप जाने की अनुमति दे दी है? वान्या की बातें सुनकर विराट दंग रह गए। यामिनी क्या कर रही है? क्या वह नहीं जानती कि पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप कितना खतरनाक है? वह इतनी आसानी से इस छोटी लड़की के लिए ऐसी बात पर कैसे सहमत हो सकती है? वान्या ने सिर हिलाया और कहा, मैंने मां से कहा, नीलिमा दीदी और माया दीदी पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप खेलने जा सकती हैं, इसलिए पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप उतना खतरनाक नहीं है। पिताजी, आपने पहले ही नीलिमा दीदी और माया दीदी को पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप जाने की अनुमति दे दी है, तो कृपया मेरी विनती भी मान लीजिए। अंत में वान्या ने एक दयनीय रूप धारण कर लिया। उसका चेहरा मिन्नतों से भरा हुआ था। उसे इस तरह देखकर विराट को अपने सिर में दर्द महसूस होने लगा। इसके अलावा अब जब नीलिमा और माया पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप जा चुकी थीं और वह उनकी देखभाल नहीं करने वाले थे, तो उनके पास वास्तव में इस छोटी लड़की के अनुरोध को फिर से अस्वीकार करने का कोई बहाना नहीं था। खैर, छोटी वान्या, तुम्हारी ताकत अभी बहुत कमजोर है। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप शक्तिशाली लोगों से भरा हुआ है। तुम्हारे लिए वहां जाना अभी भी बहुत खतरनाक है। विराट ने अपना माथा रगड़ते हुए कहा। पिताजी, मेरी ताकत पहले से ही काफी अच्छी है। वान्या ने आक्रोश से कहा। उसने पहले ही द्वितीय विपत्ति लोक तक साधना कर ली थी। वह कमजोर कैसे हो सकती थी? पूरे तलवार संप्रदाय में बहुत कम लोग थे जो उससे ज्यादा मजबूत थे। अपनी ताकत के साथ तुम कमजोर नहीं हो। विराट ने उसकी ओर देखा और निशब्द होकर कहा, पिताजी, मेरी साधना आपसे ऊंची है। वान्या ने गुस्से से कहा। हे छोटी शैतान। यह सुनकर विराट अपनी हंसी नहीं रोक सके। उन्होंने वान्या के सिर को थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, छोटी वान्या, कैसा रहेगा? यदि तुम मेरे 3 बार सह सकती हो तो मैं तुम पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाऊंगा। तुम जहां चाहो जा सकती हो। सचमुच? वान्या की आंखों में चमक आ गई। हालांकि उसे नहीं लगता था कि वह विराट को हरा सकती है, फिर भी उसे बहुत विश्वास था कि वह उनके 3 वार सह सकती है। आखिरकार जब उसने द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश किया था तो उसने 18 स्वर्गीय बिजली के बोल्ट पार किए थे। जो लोग ऐसा कर सकते थे वे पूरे तलवार संप्रदाय में बहुत कम थे और विराट केवल दिव्य विकास लोक के चरम पर थे। उसकी साधना विराट की तुलना में पूरे 3 लोक ऊंची थी। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि 3 लोक के लाभ के साथ वह विराट के 3 वार भी नहीं सह सकती। बिल्कुल सच। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम ऐसा कर सकती हो तो मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम चाहोगी। मैं वह सब करूंगा जो तुम चाहोगी। विराट की बातें सुनकर वान्या अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थी। हालांकि वह उत्साह में अंधी नहीं हुई थी। उसने विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ओर मुड़कर देखा, जो 26वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में पैर मोड़कर बैठा था, आंखें बंद करके साधना कर रहा था और जल्दी से बोली, पिताजी, आप अपने स्वर्ण नाग अवतार को हमला करने की अनुमति नहीं दे सकते। केवल आपका असली रूप ही कर सकता है। विराट का स्वर्ण नाग अवतार अब चतुर्थ विपत्ति लोक पर था, उससे 2 लोक ऊंचा। उसे कोई विश्वास नहीं था कि वह विराट के स्वर्ण नाग अवतार के 3 वार सह सकती है। चिंता मत करो, केवल मेरा असली रूप ही हमला करेगा। विराट हंसे। ठीक है, तो फिर यह तय रहा। यह सुनकर वान्या ने आत्मविश्वास से कहा, छोटी वान्या, क्या तुम तैयार हो? विराट ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। पिताजी, आगे बढ़िए, मैं तैयार हूं। वान्या ने लड़ने की मुद्रा धारण कर ली। उसका छोटा सा चेहरा पूरी तरह से गंभीरता और ध्यान से भरा हुआ था। यह सुनकर विराट ने तुरंत वान्या की ओर एक हथेली से वार किया। भयानक सच्चा सार एक विशाल हाथ में बदल गया जिसने आसमान को ढक लिया। वान्या के छोटे से शरीर की ओर नीचे की ओर प्रहार किया। यह देखकर वान्या ने कोई लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से विशाल हाथ का सामना करने के लिए एक मुक्का मारा। बूम! 2 भयानक ताकतें टकराईं और तुरंत एक बहरा कर देने वाली दहाड़ पैदा की। इस प्रहार को सहते हुए वान्या तुरंत तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ गई। जैसे ही वह कुछ दूरी पर जमीन पर गिरी, वह कई बार लुढ़की, अंततः धीरे धीरे रुकने से पहले जमीन में एक गहरी खाई बना दी। छोटी वान्या, तुम कैसी हो? विराट उसके पास आए, नीचे बैठे और उसकी ओर देखते हुए पूछा। वान्या को ठीक होने में काफी समय लगा। वह उठी, धूल से सनी हुई और विराट की ओर देखा, अविश्वसनीय रूप से पूछते हुए, पिताजी, आपकी साधना का स्तर इतना कम है, फिर आप इतने मजबूत कैसे हो सकते हैं? तुम छोटी शैतान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता दिन भर खेलते हैं? विराट ने उसकी ओर देखा और झुंझलाकर कहा, मेरी साधना इतनी धीमी होने का कारण मुख्य रूप से यह है कि मुझे प्रत्येक लोक को तोड़ने के लिए जिस ऊर्जा को संचित करने की आवश्यकता होती है वह बहुत बड़ी है। अन्यथा तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे पिता अभी भी दिव्य विकास लोक के चरम पर हैं? उनका कम साधना स्तर यह नहीं दर्शाता है कि उनकी शक्ति कम है। यहां तक कि दिव्य पंख तलवार व्यूह जैसे ट्रंप कार्ड का उपयोग किए बिना भी उनकी शक्ति एक शीर्ष स्तरीय षष्ठम विपत्ति लोक विशेषज्ञ के तुलनीय है। जिस अनंत अराजकता सम्राट तकनीक की वह साधना करते हैं, उसके लिए समान स्तर के साधारण मार्शल कलाकारों की तुलना में प्रत्येक लोक के लिए लाखों, यहां तक कि करोड़ों गुना अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त उनकी साधना के दौरान उनके द्वारा अवशोषित की जाने वाली आधी से अधिक ऊर्जा उनके अनंत परम रक्तवंश द्वारा, 3/10वां हिस्सा उनके जन्मजात दांव शरीर द्वारा, 1/10वां हिस्सा उनकी दिव्य आत्मा द्वारा अवशोषित किया जाता है और केवल अंतिम 1/10वां हिस्सा उनके साधना स्तर में परिवर्तित होता है। यदि इन सभी कारणों के लिए नहीं होता तो वह अभी भी दिव्य विकास लोक के चरम पर क्यों अटके होते? लेकिन यह ठीक इसी के कारण था कि समान स्तर वालों के बीच विराट की युद्ध शक्ति एक अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच गई। उनकी साधना की गति धीमी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनकी युद्ध शक्ति कमजोर थी। ठीक है, विराट की बातें सुनकर वान्या ने उदासी से कहा। इस बार वह विराट से बुरी तरह हार गई थी। 3 वार टिकने की बात तो दूर, वह एक भी वार नहीं सह सकी। पिताजी, बस मुझे बाहर खेलने जाने दीजिए। वान्या उठी और विराट से विनती की। मैं इतने लंबे समय से खेलने के लिए बाहर नहीं गई हूं। चिंता मत कीजिए, जब मैं बाहर खेलने जाऊंगी तो मैं निश्चित रूप से कोई परेशानी खड़ी नहीं करूंगी। छोटी वान्या, क्या अब तुम पीछे हटने की योजना बना रही हो? विराट ने उसकी ओर देखा और कुछ हद तक झुंझलाते हुए कहा। यह छोटी लड़की हारने के बाद अब इस हथकंडे का सहारा ले रही थी। पिताजी, ऐसा नहीं है कि मैं पीछे हट रही हूं, लेकिन क्या नीलिमा दीदी और माया दीदी भी पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर खेलने नहीं गई हैं? वान्या ने कहा। नीलिमा और माया को पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर लापरवाह जीवन जीते हुए सोचने भर से ही उसके मन में तीव्र लालसा उत्पन्न हो गई।
उसने पहले ही तलवार संप्रदाय के पूरे क्षेत्र का पता लगा लिया था। शक्ति सिंधु महाद्वीप, शून्य समाधि महाद्वीप, नवधारा महाद्वीप और यहां तक कि हाल ही में प्राप्त अग्नितत्व महाद्वीप भी। इन स्थानों में अब उसके लिए कोई नवीनता नहीं थी, केवल पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में एक मजबूत आकर्षण था। नीलिमा और माया पहले से ही चतुर्थ विपत्ति लोक की योद्धा है, क्या तुम उनके जितनी मजबूत हो? विराट ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या होगा यदि मैं भी चतुर्थ विपत्ति लोक तक साधना कर लूं? वान्या की आंखों में फिर से चमक आ गई और उसने जल्दी से पूछा, ठीक है ठीक है, अगर तुम भी चतुर्थ विपत्ति लोक तक साधना कर लेती हो तो मैं तुम्हें नीलिमा और माया के साथ पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप जाने दूंगा, ठीक है? विराट उसे मना नहीं कर सके और उन्हें सहमत होना पड़ा। धन्यवाद पिताजी, यह सुनकर वान्या उत्साह से चिल्लाई। अभी ज्यादा उत्साहित मत हो, विराट ने उसे याद दिलाया। मेरी एक शर्त है, साधना की गति के लिए अपनी नींव का बलिदान मत करना। जब तुम चतुर्थ विपत्ति लोक में पहुंचोगी तो इसे गिना जाने के लिए तुम्हें प्रत्येक लोक की सीमा तक पहुंचना होगा। यदि तुम साधना की गति के लिए अपनी नींव का बलिदान करती हो और सीमा तक पहुंचने में विफल रहती हो तो पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप जाने के बारे में भूल जाओ, तुम्हें और भी अधिक कठोर दंड का सामना करना पड़ेगा। जी पिताजी, मैं समझ गई। विराट की बातें सुनकर वान्या ने बार बार सिर हिलाया। वह यह बात बहुत अच्छी तरह समझ गई। विराट आमतौर पर उससे उच्च साधना की गति की मांग नहीं करते थे, चाहे वह तेजी से साधना करे या धीरे धीरे, विराट को कोई परवाह नहीं थी। हालांकि वह उसकी नींव के बारे में अत्यंत सख्त थे और उसे साधना की गति के लिए अपनी मार्शल आर्ट नींव का बलिदान करने की बिल्कुल अनुमति नहीं देते थे। इसलिए वान्या ने इस पहलू पर बहुत ध्यान दिया। जहां वह साधना में विशेष रूप से मेहनती नहीं थी, वहीं अपनी नींव को मजबूत करने के लिए वह अत्यंत समर्पित थी। वह सतही साधना गति का पीछा करने के बजाय लंबे समय तक एक निश्चित लोक में रहना पसंद करेगी। यही कारण है कि वान्या की अपार प्रतिभा के बावजूद उसकी साधना की गति विशेष रूप से तेज नहीं है। यदि उसने केवल गति पर ध्यान केंद्रित किया होता तो उसने केवल दूसरे नहीं बल्कि संभवतः षष्ठम विपत्ति लोक में भी प्रवेश कर लिया होता। लेकिन सतही साधना का क्या उपयोग है? एक कागज जैसा पतला लोक समान स्तर के मार्शल कलाकार के मुक्के का सामना नहीं कर सकता। यदि किसी का लोक ठोस है और उसकी नींव अत्यंत मजबूत है तो क्या फर्क पड़ता है कि उसकी साधना थोड़ी कम है? उदाहरण के लिए विराट को ही लें। कौन उनके साथ एक साधारण चरम दिव्य विकास लोक मार्शल कलाकार के रूप में व्यवहार करने की हिम्मत करेगा? एक षष्ठम विपत्ति लोक मार्शल कलाकार को मारना अब उनके लिए मुर्गी मारने जितना ही आसान है। इसके अलावा यदि वह दिव्य पंख तलवार व्यूह जैसे ट्रंप कार्ड को इस्तेमाल करते हैं तो यहां तक कि अष्टम विपत्ति लोक विशेषज्ञ को मारने के लिए भी अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं होगी। विराट के लिए शुद्ध साधना व्यावहारिक रूप से बेकार है। समान रूप से ठोस मार्शल आर्ट नींव वाले मार्शल कलाकार ही उन पर कोई वास्तविक दबाव डालते हैं, बिल्कुल शार्दुल की तरह। हालांकि वह केवल पंचम विपत्ति लोक में था, विराट को विश्वास नहीं था कि वह उसे हरा सकते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि शार्दुल उन कागज पतले पंचम विपत्ति लोक के योद्धाओं में से एक नहीं था। वह पंचम विपत्ति लोक विशेषज्ञ था जो हर लोक की सीमा तक पहुंच चुका था। ऐसा पंचम विपत्ति लोक विशेषज्ञ किसी साधारण व्यक्ति से अतुलनीय था। विराट की शर्तें सुनने के बाद वान्या ने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में लगन से साधना शुरू कर दी। जितनी जल्दी हो सके चतुर्थ विपत्ति लोक को पार करने और पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर खेलने की स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास किया। शक्ति सिंधु महाद्वीप। यामिनी यह देखकर कि वान्या कई दिनों से वापस नहीं आई है, चिंता करने लगी। उस आदमी विराट ने वास्तव में उस छोटी लड़की को पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर खेलने जाने की अनुमति तो नहीं दे दी होगी। चिंतित होकर वह विराट को खोजने और यह पूछने के लिए कि क्या चल रहा है शून्य समाधि महाद्वीप पर सुवर्ण भूमि संप्रदाय की ओर गई। नाग, मुझे विराट से मिलना है। यामिनी ने सुवर्ण भूमि संप्रदाय में पहुंचने पर अनंत परम मीनार की रखवाली कर रहे नीले वस्त्रों वाले लड़के से कहा, विराट अनंत परम मीनार के अंदर हैं, गुरु प्रमुख यामिनी, कृपया अंदर जाइए। हरित ने विनम्रता से कहा। वह शालिनी और यामिनी जैसी महिलाओं के साथ उतनी लापरवाही से व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करता था जितना वह आयु के साथ करता था। वह मूर्ख लड़की आयु, वह उसके साथ कैसा भी व्यवहार करे जाकर शिकायत नहीं करेगी। अगर तुम उसके साथ बेपरवाह हो तो कोई बात नहीं, लेकिन शालिनी और यामिनी जैसी महिलाएं अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय हैं। यदि आप उन्हें नाराज करते हैं और वे मनमुटाव रखती हैं तो वे देर सवेर आपके लिए चीजें मुश्किल करने का रास्ता खोज लेंगी। यहां तक कि विराट भी इन शेरनियों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते तो उसकी क्या बिसात। इसलिए हरित शालिनी, यामिनी, निहारिका और अन्य के प्रति बहुत विनम्र था। हरित का अभिवादन करने के बाद यामिनी विराट को खोजने के लिए अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश कर गई। हालांकि जब उसने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश किया तो उसे पता चला कि वान्या पिछले कुछ दिनों से वहां साधना कर रही थी और पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप नहीं गई थी। यह पुष्टि करने के बाद कि वान्या अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में एकांत साधना में थी, यामिनी ने राहत महसूस की। विराट के साथ कुछ मिनट बातचीत करने के बाद वह ज्यादा देर नहीं रुकी और जल्दी ही वहां से चली गई। अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर वास्तव में मार्शल कलाकारों के लिए एक पवित्र साधना स्थल है। हालांकि यामिनी को यह साधना वातावरण कितना भी पसंद हो, वह वहां लंबे समय तक नहीं रह सकती थी। तलवार संप्रदाय की गुरु प्रमुख के रूप में वह विराट की ओर से पूरे संप्रदाय की प्रभारी थी और उसे हर दिन अनगिनत मामलों को संभालना पड़ता था। उसके पास अपना सारा समय अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में एकांत में बिताने की फुर्सत नहीं थी। इसके अलावा समग्र रूप से तलवार संप्रदाय के लिए उसका व्यक्तिगत मार्शल कौशल महत्वपूर्ण नहीं था। यदि तलवार संप्रदाय का सामना बाहरी दुश्मनों से होता है तो विराट और संप्रदाय के विशेषज्ञ उन्हें संभालेंगे। उसे व्यक्तिगत रूप से युद्ध के मैदान में जाने की आवश्यकता नहीं थी। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात विराट के लिए तलवार संप्रदाय के मामलों का अच्छी तरह से प्रबंधन करना और इसके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना था। यामिनी के दिल में विराट और तलवार संप्रदाय का विकास स्पष्ट रूप से उसकी व्यक्तिगत साधना से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। यामिनी के जाने के बाद विराट ने अपनी एकांत साधना जारी रखी। पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। इस दिन 26वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के भीतर बैठे स्वर्ण नाग अवतार ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। 3 महीने की समझ के बाद उसने पवन देव बाण विद्या के तीसरे खंड में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। पवन देव बाण विद्या के तीसरे खंड को अच्छी तरह समझने के बाद विराट का स्वर्ण नाग अवतार अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर से निकलकर शून्य समाधि महाद्वीप के बाहरी इलाके में अपनी साधना शुरू करने के लिए आ गया। हालांकि विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में 3 महीने तक साधना की थी। दूसरे स्तर के भीतर 10 गुना समय के त्वरण के कारण बाहरी दुनिया में वास्तव में केवल 9 दिन ही बीते थे। शू शू शू। शून्य समाधि महाद्वीप के बाहर लौकिक तारों वाले आकाश के माध्यम से प्रकाश की लकीरें अकल्पनीय गति से उड़ती थीं। एक निश्चित क्षण में एक विशेष प्रकाश की लकीर ने अचानक अपनी सीमाओं को तोड़ दिया।
जो कि अरबों मील व्यास वाले एक तारे की ओर अकल्पनीय गति से उड़ रही थी, जो खरबों मील दूर था। बूम! प्रकाश की लकीर अरबों मील दूर एक तारे से टकराई, जिससे वह तुरंत फट गया। विराट का स्वर्ण नाग अवतार यह दृश्य देखकर आश्चर्य का भाव दिखाए बिना नहीं रह सका। पवन देव बाण विद्या के तीसरे खंड की शक्ति वास्तव में दुर्जय थी। भले ही उसने अभी अभी इसे पार किया था और इसे केवल आंशिक पूर्णता के चरण तक ही साधा था, लेकिन इसके पास पहले से ही इतनी आश्चर्यजनक विनाशकारी शक्ति थी। इस एक बाण की शक्ति पंचमकर संप्रदाय के लाल मकर सिर वाले ताकतवर जैसे चरम अष्टम विपत्ति लोक विशेषज्ञ को मारने के लिए पर्याप्त थी। यदि उसे पवन देव बाण विद्या के तीसरे खंड में पूरी तरह से महारत हासिल हो जाती, तो स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख जैसे नवम विपत्ति लोक विशेषज्ञ भी शायद एक भी बाण का सामना नहीं कर पाते। हालांकि जबकि पवन देव बाण विद्या की शक्ति अपार थी, इसके सच्चे सार की खपत भी उतनी ही अधिक थी। केवल इस एक बाण को चलाने से उसका अधिकांश सच्चा सार पहले ही समाप्त हो चुका था। अपने वर्तमान साधना स्तर के साथ वह एक बार में केवल एक ही बाण चला सकता था। पहला बाण चलाने के बाद उसकी युद्ध शक्ति आदि से अधिक कम हो गई थी। उसके सच्चे सार के पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही वह दूसरा बाण चला सकता था। विराट ने अपने हाथ में पकड़े पवन वेग दिव्य धनुष की ओर देखा। उसकी आंखों में संतुष्टि का भाव दिखाई दिया। यह पवन वेग दिव्य धनुष सचमुच एक सौदा था। 20 लाख महाविपत्ति स्फटिकों के लिए उसने इतना शक्तिशाली नवम विपत्ति दिव्य अस्त्र खरीदा। यह माना जा सकता है कि उसने इसे लगभग मुफ्त में पा लिया। हालांकि यह पवन वेग दिव्य धनुष उतना स्वर्ग विरोधी नहीं था जितना कि गगनभेदी बैंगनी स्वर्ण वस्त्र, जिस पर स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने बोली लगाई थी, लेकिन इसे अभी भी नवम विपत्ति दिव्य अस्त्रों में शीर्ष स्तर का माना जाता था। मुख्य बात यह थी कि जब उसने इस पवन वेग दिव्य धनुष पर बोली लगाई थी, तो उसने केवल 20 लाख महाविपत्ति स्फटिक खर्च किए थे, जबकि स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने गगनभेदी बैंगनी स्वर्ण वस्त्र पर बोली लगाने के लिए पूरे 75 लाख महाविपत्ति स्फटिक खर्च किए थे। सौभाग्य से इस पवन वेग दिव्य धनुष के साथ वह पवन देव बाण विद्या के तीसरे खंड की साधना करने में सक्षम था। अन्यथा एक साधारण अष्टम विपत्ति दिव्य अस्त्र धनुष भी पवन देव बाण विद्या के तीसरे खंड की विस्फोटक शक्ति का सामना नहीं कर पाता। जहां तक सप्तम विपत्ति दिव्य अस्त्र का सवाल है, यह तो कहने की बात ही नहीं है। एक सप्तम विपत्ति दिव्य अस्त्र धनुष केवल मुश्किल से पवन देव बाण विद्या के दूसरे खंड को उसके सही स्तर पर निष्पादित कर सकता है। यह तीसरे खंड की भयानक शक्ति का सामना बिल्कुल नहीं कर सकता है। पवन देव बाण विद्या के तीसरे खंड को एक छोटी सी सफलता तक साधने के बाद विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने साधना बंद कर दी। अपने वर्तमान साधना स्तर के साथ इस बिंदु तक पहुंचना पहले से ही उसकी सीमा थी। आगे साधना जारी रखना उसके स्वर्ण नाग अवतार की क्षमता से परे था। शायद उसके स्वर्ण नाग अवतार द्वारा पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद ही वह साधना जारी रख सकता था। इसके बाद स्वर्ण नाग अवतार शून्य समाधि महाद्वीप के बाहरी स्वर्ग से निकल गया, सुवर्ण भूमि संप्रदाय में लौट आया और अपनी बंद दरवाजे वाली साधना जारी रखने के लिए अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश कर गया। अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर। विराट ने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के ऊपर आसमान में तारों की ओर देखा। 68वें तारे के जगमगाने को लगभग 1 साल हो चुका था। अब अगले तारे को रोशन करने का समय आ गया था। इस विचार के साथ विराट ने अनंत परम मीनार को अगले तारे को रोशन करने के लिए मीनार के दूसरे स्तर में जमा राक्षसी कलाकृतियों और महाविपत्ति स्फटिकों को निगलने का निर्देश दिया। विराट के शब्द सुनकर अनंत परम मीनार ने तुरंत बड़ी संख्या में राक्षसी कलाकृतियों को निगलना शुरू कर दिया। जैसे ही इन कलाकृतियों को निगला गया और आदिम ऊर्जा में बदल दिया गया, अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में 69वां तारा तुरंत रोशन हो गया। विराट ने अनुमान लगाया कि 69वें तारे को पूरी तरह से रोशन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा लगभग 5 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर थी। 69वें तारे के रोशन होने के बाद अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में तारों की रोशनी की तीव्रता दोगुनी हो गई, जो जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के प्रभाव के 500 गुना तक पहुंच गई। इस क्षण अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर द्वारा बहाल किया गया क्षेत्र आकार में दोगुना हो गया था, जो 2 लाख शक्ति सिंधु महाद्वीपों या लगभग 200 पूर्वी नक्षत्र महाद्वीपों के बराबर पहुंच गया था। 69वें तारे के जगमगाने के बीच विराट ने एक बार फिर एक ऋण व्यूह की विरासत प्राप्त की। इस बार विराट को जो ऋण व्यूह विरासत प्राप्त हुई वह दिव्य पंख तलवार व्यूह का 5वां स्तर था। इस ऋण व्यूह की विरासत को प्राप्त करने पर विराट मदद नहीं कर सके, लेकिन उन्हें खुशी की लहर महसूस हुई। उनके लिए दिव्य पंख तलवार व्यूह के चौथे स्तर की शक्ति पहले से ही कुछ अपर्याप्त थी। दिव्य पंख तलवार व्यूह का चौथा स्तर साधारण अष्टम विपत्ति लोक के योद्धाओं के खिलाफ अभी भी स्वीकार्य था, लेकिन नवम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों के खिलाफ इसकी शक्ति पूरी तरह से अपर्याप्त थी। जहां तक स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख जैसे नवम विपत्ति लोक विशेषज्ञ के खिलाफ जाने की बात है, जिसकी युद्ध शक्ति अत्यंत मजबूत थी, यह व्यावहारिक रूप से बेकार था। अब दिव्य पंख तलवार व्यूह के इस 5वें स्तर के साथ उसके पास एक बहुत अधिक शक्तिशाली ट्रम्प कार्ड होगा, और स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख के स्तर के विशेषज्ञों का सामना करते समय उसे लड़ने के लिए पूरी तरह से पुतलों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। तलवार व्यूह की विरासत प्राप्त करने के बाद विराट ने देरी नहीं की और तुरंत दिव्य पंख तलवार व्यूह के 5वें स्तर को समझना शुरू कर दिया। दिव्य पंख तलवार व्यूह के 5वें स्तर की शक्ति अत्यंत मजबूत है, लेकिन समान रूप से ऐसे शक्तिशाली तलवार व्यूह को डालने या स्थापित करने के लिए आवश्यक खजाने भी कई हैं। दिव्य पंख तलवार व्यूह के पूर्ण 5वें स्तर के लिए 9 पंचम विपत्ति दिव्य लंबी तलवारों, 24 चतुर्थ विपत्ति दिव्य लंबी तलवारों, 72 तृतीय विपत्ति दिव्य लंबी तलवारों, 288 द्वितीय विपत्ति दिव्य लंबी तलवारों, 1728 प्रथम विपत्ति दिव्य लंबी तलवारों और 57,600 जन्मजात लंबी तलवारों की आवश्यकता होती है। व्यूह को स्थापित करने के लिए आवश्यक लंबी तलवारें ही एक खगोलीय राशि है। हालांकि यह वर्तमान में धनी विराट के लिए कोई समस्या नहीं है। उसने रहस्यमयी कन्या महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की नीलामी में पवन वेग दिव्य धनुष और पवन देव बाण विद्या के तीसरे खंड को खरीदने के लिए केवल 22 लाख महाविपत्ति स्फटिक खर्च किए। उसकी जेब में अभी भी 80 लाख से अधिक महाविपत्ति स्फटिक बचे हैं। उसकी वर्तमान संपत्ति के साथ दिव्य पंख तलवार व्यूह के 5वें स्तर के लिए आवश्यक लंबी तलवार के जादुई हथियार को खरीदना बच्चों का खेल है। हालांकि यदि दिव्य पंख तलवार व्यूह के 5वें स्तर का उपयोग युद्ध व्यूह के रूप में किया जाता है, तो इसे मुक्त करने के लिए 9 पंचम विपत्ति लोक विशेषज्ञों, 24 चतुर्थ विपत्ति लोक विशेषज्ञों, 72 तृतीय विपत्ति लोक विशेषज्ञों, 288 द्वितीय विपत्ति लोक विशेषज्ञों और 1728 प्रथम विपत्ति लोक विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। हालांकि यह आवश्यकता अपेक्षाकृत अधिक है, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति में तलवार संप्रदाय के लिए इतने सारे विपत्ति लोक के विशेषज्ञों को इकट्ठा करना बिल्कुल भी समस्या नहीं है।
तलवार संप्रदाय के पास वर्तमान में काफी सारे षष्ठम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ हैं। पंचम विपत्ति लोक के योद्धाओं की तो बात ही छोड़ दें। दिव्य पंख तलवार व्यूह के 5वें स्तर को अच्छी तरह से समझने के बाद विराट ने कोई संकोच नहीं किया और तुरंत प्राचीन महाद्वीप में प्रवेश किया। धारा के पार जंगल में गया और बड़ी संख्या में बड़े पेड़ों को काट दिया। विराट ने इस बार जो बड़े पेड़ काटे उनमें 5 स्तरों के पेड़ शामिल थे। 10 लाख मील, 20 लाख मील, 30 लाख मील, 40 लाख मील और 50 लाख मील। बड़े पेड़ों को काटने के बाद विराट उन्हें वापस स्थानांतरण व्यूह के लैंडिंग बिंदु पर ले गए और उन्हें एक एक करके वापस अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर भेज दिया। इतने सारे पेड़ों को वापस भेजने में ऊर्जा के लगभग 10 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों की खपत हुई। हालांकि यह सारी ऊर्जा अनंत परम मीनार द्वारा अवशोषित जादुई कलाकृतियों और महाविपत्ति स्फटिकों से परिवर्तित की गई थी, इसलिए विराट को बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। कंटक महाद्वीप पर उसे अनगिनत जादुई कलाकृतियां और महाविपत्ति स्फटिक प्राप्त हुए थे। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में जमा जादुई कलाकृतियों और महाविपत्ति स्फटिकों के पहाड़ मीनार की वर्तमान खपत दर पर कई वर्षों तक चलने के लिए पर्याप्त होंगे। पेड़ों को अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर वापस भेजने के बाद विराट ने चंपा, वान्या, छोटी लड़की आभा और रिया को बुलाया और उनसे शाखाओं और पत्तियों को छांटने में मदद करने के लिए कहा। चंपा और वान्या यह करने के लिए बहुत उत्साहित थीं। ये चीजें कठिन और उबाऊ साधना की तुलना में कहीं अधिक दिलचस्प थीं। छोटी लड़कियां काम करते समय बातें करती और हंसती थीं, कभी कभी टहनियों और पत्तियों के साथ खेल खेल में कुश्ती करती थीं। यह देखकर विराट बेबस महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके। अगर यह हरे वस्त्रों वाला वह लड़का होता जिसने काम करते समय ऐसा करने की हिम्मत की होती तो वह उसके सिर पर जोर से प्रहार करते, लेकिन वह इन छोटी लड़कियों को मारने का मन नहीं बना सके, इसलिए उन्होंने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। सौभाग्य से अपनी चंचल हरकतों के बावजूद छोटी लड़कियों ने अपने काम में लापरवाही नहीं की। उनकी मदद से पेड़ों को जल्दी से छांट दिया गया। प्राचीन महाद्वीप के इन पेड़ों से निपटने के बाद विराट अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर को छोड़कर शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट आए। उन्होंने प्राचीन महाद्वीप के इन पेड़ों का उपयोग पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर दिव्य पंख तलवार व्यूह की 5वीं परत को स्थापित करने के लिए किया। प्राचीन महाद्वीप के पेड़ों का उपयोग करके बनाई गई दिव्य पंख तलवार व्यूह की 5वीं परत 50 पद्म मील में फैले एक अत्यंत विशाल क्षेत्र को कवर करती थी। विराट ने इस भव्य व्यूह को तलवार संप्रदाय मुख्यालय में स्थापित किया, जिसमें मध्य महाद्वीप के दक्षिणी भाग सहित संपूर्ण दक्षिणी महाद्वीप शामिल था। दिव्य पवन महल और युमेश राजवंश का क्षेत्र सभी व्यूह की सीमा के भीतर थे। जैसे ही व्यूह पूरा हुआ, एक अतुलनीय रूप से भयानक तलवार संकल्प आसमान में उड़ गया। इस तलवार संकल्प की शक्ति को महसूस करते हुए विराट अचंभित हुए बिना नहीं रह सके। यदि यह हत्यारा व्यूह पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है तो यह संभवतः नवम विपत्ति लोक विशेषज्ञ को आसानी से नष्ट कर सकता है। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख जैसा नवम विपत्ति लोक विशेषज्ञ शायद इस व्यूह से एक भी प्रहार का सामना नहीं कर पाएगा। इस व्यूह की सुरक्षा के साथ तलवार संप्रदाय की सुरक्षा में काफी वृद्धि हुई थी। जब तक उनका सामना किसी अमर लोक विशेषज्ञ से नहीं होता, तब तक तलवार संप्रदाय को डरने की कोई बात नहीं थी। एक अर्धचरण अमर लोक विशेषज्ञ को भी शायद इस व्यूह को तोड़ना मुश्किल होगा। विराट, तुम्हारा व्यूह काफी प्रभावशाली है। क्या तुमने कोई नया व्यूह विकसित किया है? जैसे ही विराट ने व्यूह स्थापित करना समाप्त किया, उसके कानों में एक आवाज गूंजी। आवाज सुनकर विराट ने बिना देखे ही जान लिया कि यह स्वरा थी। पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में स्वरा ही एकमात्र व्यक्ति थी जो उसके ध्यान दिए बिना चुपचाप उसके पास आ सकती थी। कृपया मेरी अशिष्टता को क्षमा करें, वरिष्ठ स्वरा। विराट ने विनम्रता से बोलते हुए उसकी ओर मुड़कर देखा। विराट, चूंकि तुमने पहले ही इस नए व्यूह पर शोध कर लिया है, तो क्यों ना तुम तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह को उन्नत करने में मेरी मदद करो। स्वरा ने उसकी ओर देखते हुए कहा। 26वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह जो विराट ने पहले उसके लिए स्थापित किया था, वह उसकी ताकत के वापस आने के कारण कम और कम प्रभावी होता जा रहा था। स्वरा अब 26वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह की शक्ति से संतुष्ट नहीं थी। वह लंबे समय से चाहती थी कि विराट इसकी शक्ति को उन्नत करे, लेकिन चूंकि उसे अभी तक दिव्य पंख तलवार व्यूह की विरासत का 5वां स्तर प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए वह उसके अनुरोध को पूरा नहीं कर सके। विराट ने जो भव्य व्यूह स्थापित किया था, वह अब 26वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह से 10 गुना अधिक शक्तिशाली था। विराट को इस व्यूह को स्थापित करते देखकर स्वरा तुरंत दौड़ कर आई और उसे अपने तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह को उन्नत करने के लिए कहा। हालांकि वह ताबीज व्यूह के बारे में गहराई से जानकार नहीं थी, लेकिन वह बता सकती थी कि विराट ने जो व्यूह स्थापित किया था और तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह मौलिक रूप से समान थे। एकमात्र अंतर विराट के संशोधनों के बाद उनका कार्य था। विराट का मूल हत्यारा व्यूह अधिकतम विनाशकारी बल का लक्ष्य रखते हुए सबसे तीव्र रूप में तुरंत अपनी शक्ति जारी करता था। संशोधित तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह हालांकि मार्शल कलाकार के शरीर को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी शक्ति को अधिक धीरे और अधिक सहन शक्ति के साथ जारी करता था। वरिष्ठ स्वरा, देखिए, इस तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह को स्थापित करने के लिए बहुत सारी दुर्लभ सामग्रियों की आवश्यकता होती है। विराट ने स्वरा की ओर देखा, अपने हाथ मलते हुए और मजबूरन मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो बस कहो, ऐसा बहाना क्यों बना रहे हो? स्वरा ने उस पर अपनी आंखें घुमाई और चिढ़ते हुए कहा। 100 अमर दिव्य स्फटिक, क्या तुम तैयार हो? हालांकि विराट को पहले से ही पता था कि यह महिला बहुत अमीर है, लेकिन जब उसने उसे लापरवाही से 100 अमर दिव्य स्फटिक फेंकते देखा तो वह उसके अविश्वसनीय रूप से उदार भाव से स्तब्ध रह जाने से खुद को रोक नहीं सका। विराट अपना थूक निगलने से खुद को नहीं रोक सके। यह महिला कितनी अमीर थी? ध्यान रखें, यह 100 अमर दिव्य स्फटिक हैं, 100 महाविपत्ति स्फटिक नहीं। एक अमर दिव्य स्फटिक 1 करोड़ महाविपत्ति स्फटिकों के बराबर है, इसलिए 100 अमर दिव्य स्फटिक 1 अरब महाविपत्ति स्फटिकों के बराबर है। यह संपत्ति की एक खगोलीय राशि है जो नवम विपत्ति लोक विशेषज्ञ या यहां तक कि अर्धचरण अमर लोक विशेषज्ञ को आसानी से मारने के लिए पर्याप्त है। लेकिन इस महिला की नजर में 100 अमर दिव्य स्फटिक पानी की एक बूंद की तरह है, बिल्कुल महत्वहीन। स्वरा की आश्चर्यजनक उदारता ने एक बार फिर उसकी संपत्ति के बारे में विराट की समझ को ताजा कर दिया। ऐसी सोने की मुर्गी के साथ उसे कभी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जब भी उसे पैसे की आवश्यकता होगी, वह इस सोने की मुर्गी से कुछ निचोड़ सकता है और यह उसके लंबे समय तक जीने के लिए पर्याप्त होगा। क्या हुआ विराट, क्या यह पर्याप्त नहीं है? विराट के अवाक चेहरे को देखकर स्वरा ने अपनी भौहें उठाई और कहा, नहीं नहीं नहीं, बहुत कम नहीं, बहुत कम नहीं। स्वरा की बातें सुनकर विराट ऐसा लग रहा था कि वह एक सपने से जाग गया है और जल्दी से कहा, वरिष्ठ, कृपया, मैं तुरंत आपके लिए तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह को उन्नत करूंगा। स्वरा की अविश्वसनीय रूप से फालतू उदारता के तहत विराट पूरी तरह से उसके द्वारा जीत लिए गए थे।
वह तुरंत स्वरा के निवास पर गया और उसे तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह को उन्नत करने में मदद की। वास्तव में स्वरा का निवास उनकी अपनी हवेली भी थी। हालांकि अब जब यह इस महिला स्वरा के कब्जे में थी तो वह केवल अस्थायी रूप से साधना करने के लिए शून्य समाधि महाद्वीप पर सुवर्ण भूमि संप्रदाय में जा सकता था। स्वरा के आंगन में पहुंचने पर विराट ने प्राचीन महाद्वीप के प्राचीन पेड़ों को बाहर निकाला और स्वरा के लिए 27वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह स्थापित करना शुरू कर दिया। इस आंगन का मूल स्थान इतने शक्तिशाली व्यूह को रखने के लिए अपर्याप्त होता। हालांकि स्वरा ने शक्तिशाली तरीकों का उपयोग करके इसके भीतर बलपूर्वक एक छिपी हुई दुनिया बनाई थी। हालांकि यह एक छोटा सा आंगन प्रतीत होता था, इसके अंदर का स्थान वास्तव में बहुत बड़ा था, अनिवार्य रूप से एक छोटी सी दुनिया। विराट ने स्वरा के लिए 27वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह पूरा करने में पूरा 1 महीना बिताया। यह पहली बार था जब उसने दिव्य पंख तलवार व्यूह के 5वें स्तर को 27वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में बदल दिया था और इसके सेटअप के लिए काफी प्रयास की आवश्यकता थी। 27वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह स्थापित करने के लिए दिव्य पंख तलवार व्यूह के 5वें स्तर का उपयोग करना केवल मूल व्यूह की नकल करने का मामला नहीं था। एक सीधे तौर पर कॉपी किया गया व्यूह साधना में सहायता नहीं करेगा, यह घातक होगा। महत्वपूर्ण संशोधन आवश्यक थे। यह केवल इसलिए था क्योंकि ताबीज व्यूह में विराट का कौशल अत्यंत उच्च था कि वह इतने कम समय में इस व्यूह के परिवर्तन को पूरा करने में सक्षम थे। यदि यह कोई अन्य ताबीज व्यूह विशेषज्ञ होता तो दिव्य पंख तलवार व्यूह के 5वें स्तर को साधना में सहायता के लिए 27वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में बदलने में सैकड़ों वर्ष लग जाते। इसके अलावा यह अत्यंत उच्च प्रतिभा वाले ताबीज व्यूह विशेषज्ञों के लिए था। कम कौशल वाले कुछ ताबीज व्यूह विशेषज्ञों के लिए इतने बड़े व्यूहों को बदलना एक असंभव काम था। वरिष्ठ स्वरा, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा हूं। 27वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह अब स्थापित हो गया है। 27वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह को स्थापित करने के बाद विराट ने अपने हाथ ताली बजाते हुए बड़ी संतुष्टि के साथ कहा, हम बुरा नहीं है। स्वरा ने अपने द्वारा स्थापित 27वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह पर एक नजर डाली, सिर हिलाया और उसकी आंखों में संतुष्टि का भाव दिखाई दिया। वह 27वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में चलने का इंतजार नहीं कर सकती थी और इसके प्रभावों का परीक्षण करना चाहती थी। हालांकि जिस क्षण उसने 27वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में कदम रखा, एक शू के साथ अतुलनीय रूप से तेज तलवार संकल्प द्वारा उसके कपड़े तुरंत काट दिए गए। स्वरा का निर्दोष कांचन जैसा शरीर इस प्रकार बिना किसी आड़ के विराट के सामने उजागर हो गया। यह देखकर विराट तुरंत स्तब्ध रह गए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई दृश्य होगा। हालांकि उसने उसके निर्दोष कांचन जैसे शरीर को तब देखा था जब उसने स्वरा को उसकी चोटों को ठीक करने के लिए बचाया था। फिर भी वह चकित था जब यह अतुलनीय रूप से परिपूर्ण कला के काम जैसा शरीर उसके सामने फिर से प्रस्तुत किया गया। यह कहा जाना चाहिए कि स्वरा का शरीर वास्तव में परिपूर्ण था, प्रकृति की उत्कृष्ट कृति की तरह। इस क्षण स्वरा अभी भी अपनी स्थिति से अनजान थी। वह 27वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के शक्तिशाली प्रभावों में पूरी तरह से डूबी हुई थी। इससे पहले तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के भीतर अपनी साधना की प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए उसने अपने सुरक्षात्मक वस्त्र नहीं पहने थे। इसके बजाय उसने विशेष रूप से सोनाली से साधारण कपड़ों का एक सेट मांगा था ताकि तलवार संकल्प को रोकने और अभ्यास प्रभाव को प्रभावित करने वाले अमर दिव्य अस्त्र के सुरक्षात्मक कपड़ों से बचा जा सके। 26वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग करते समय यह कोई समस्या नहीं थी। उसके कपड़े उसकी शक्तिशाली अमर शक्ति द्वारा संरक्षित तलवार संकल्प द्वारा क्षतिग्रस्त नहीं होंगे। इस तरह वह 26वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के भीतर बेनकाब हुए बिना अधिकतम साधना प्रभावशीलता प्राप्त कर सकती थी। बेशक ऐसा संतुलन हासिल करने के लिए इसके लिए अत्यधिक उच्च शक्ति की आवश्यकता थी। हालांकि जब वह 26वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के भीतर इतना पूर्ण नियंत्रण बनाए रख सकती थी तो वह 27वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के भीतर उसी स्तर का नियंत्रण हासिल नहीं कर सकी। 27वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह से निकलने वाला तलवार संकल्प भयानक था। उसके शरीर से अनजाने में निकलने वाली अमर शक्ति अतुलनीय रूप से तेज तलवार संकल्प से उसके साधारण कपड़ों की रक्षा करने के लिए अपर्याप्त थी। यहां तक कि अगर उसके कपड़े पंचम या षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्र होते तो उन्हें इतनी आसानी से टुकड़ों में नहीं काटा जा सकता था। हालांकि पंचम या षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्रों के रक्षात्मक वस्त्र भी 27वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के भयानक तलवार संकल्प का सामना करने के लिए अपर्याप्त थे, लेकिन उसकी अमर शक्ति की सुरक्षा ने उसे मुश्किल से इसका मुकाबला करने की अनुमति दी। हालांकि उसने जो पहना था वह केवल सबसे साधारण कपड़े थे जो इस तलवार संकल्प के थोड़े से स्पर्श का भी सामना नहीं कर सकते थे। इसके परिणाम स्वरूप वह पूरी तरह से नग्न स्थिति में आ गई। अहम ओम वरिष्ठ स्वरा, शायद आपको पहले अपने कपड़े पहनने चाहिए। स्वरा को अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए 27वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के प्रभावों को महसूस करते हुए देखकर विराट ने मदद नहीं कर सका, लेकिन खासकर उसे याद दिलाया। हालांकि उसके सामने का दृश्य सुंदर था और विराट भी उत्कृष्ट शरीर पर कुछ नजर डालने से खुद को नहीं रोक सके, लेकिन उसके पास स्वरा के लिए 27वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह स्थापित करने के अलावा अन्य मामले थे। वह संभवतः स्वरा को नग्न अवस्था में उससे बात नहीं करने दे सकता था। यहां तक कि अगर स्वरा को कोई आपत्ति नहीं थी तब भी उसे कुछ अजीब लग रहा था। विराट की बातें सुनकर स्वरा चौंक गई। उसने अपनी आंखें खोलीं और अपनी वर्तमान स्थिति को देखा। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसके कपड़े अविश्वसनीय रूप से तेज तलवार संकल्प द्वारा धूल में मिल गए थे और अब वह विराट के सामने नग्न खड़ी थी, लेकिन विराट अभी भी उसे घूर रहे थे। विराट, तुम कमीने! स्वरा क्रोधित और शर्मिंदा थी। उसने जल्दी से एक कपड़ा निकाला और उसे पहन लिया। विराट, क्या तुम मौत को बुलावा दे रहे हो? मेरी ओर इस तरह देखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? स्वरा विराट के पास गई, अपनी खूबसूरत आंखों से उसे घूरते हुए और अत्यधिक शर्म और क्रोध के साथ कहा, ओह वरिष्ठ, आपने ही इसे मुझे दिखाया था, तो यह मेरी गलती नहीं है। विराट ने जल्दी से समझाया। उसने सोचा था कि जब उसने स्वरा के शांत भाव को देखा था तो उसे उसके द्वारा नग्न देखे जाने की परवाह नहीं थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि इस महिला ने ध्यान ही नहीं दिया था कि उसके कपड़े तलवार के संकल्प से धूल में मिल गए थे। लेकिन यह उसकी गलती नहीं थी और वह इसका दोष नहीं लेगा। इसके अलावा उसने इस महिला का शरीर पहले भी देखा था। जब वह उसे ठीक कर रहा था तब वह सब कुछ देख चुका था। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैंने तुम्हें दिखाया। विराट की बातें सुनकर स्वरा और भी अधिक शर्मिंदा और क्रोधित हो गई। उसने हाथ बढ़ाया और विराट का कान जोर से खींचा, गुस्से से कहा, मुझे लगता है कि तुम छोटे चोर, तुम बस मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। यह कमीना, उसने ऐसा प्रतीत कराया जैसे वह जानबूझकर उसे लुभा रही थी। उसे अपने जीवन में ऐसा अपमान कभी नहीं सहना पड़ा था। उसके पवित्र और निर्दोष शरीर को इस छोकरे द्वारा फिर से नग्न देखे जाने और यह
कि वह उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, इस विचार से वह क्रोधित हो गई। वरिष्ठ, यह वास्तव में जानबूझकर नहीं किया गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। इसके अलावा अगर मैं वास्तव में आपके शरीर को देखना चाहता तो मैं आपको इतनी जल्दी क्यों सचेत करता? विराट ने बार बार कहा। विराट की बातें सुनकर स्वरा को लगा कि उसकी बात में कुछ दम है। एक पल के लिए स्वरा के दिल का गुस्सा काफी शांत हो गया। वरिष्ठ, क्या आप कृपया पहले जाने दे सकती हैं? विराट ने स्वरा की ओर देखा और सावधानी से कहा। इस महिला की ताकत असाधारण है। यदि वह इसी तरह खींचती रही तो उसका पूरा कान शायद उखड़ जाएगा। रुको, अगर तुम्हारे सचमुच कोई बुरे इरादे नहीं थे तो तुम तुरंत क्यों नहीं चले गए? तुम मुझे इतनी देर तक क्यों घूर रहे थे? विराट की बातें सुनकर स्वरा ने न केवल उसे नहीं छोड़ा बल्कि उसे फिर से खींच लिया। इस बार उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ था, क्या इस बच्चे को यूं ही जाने देना उसके लिए बहुत आसान नहीं होगा? वरिष्ठ, मैं तुरंत नहीं गया। इसका कारण यह है कि मुझे अभी भी आपसे कुछ पूछना है। विराट ने जल्दी से समझाया। क्या बात है? स्वरा ने उसकी ओर देखा और संदेह से पूछा। वरिष्ठ, क्या आप कृपया जाने दे सकती हैं? विराट ने उसकी ओर देखते हुए कहा। स्वरा का इस तरह उसका कान खींचना सचमुच भद्दा लग रहा था। मैं देखना चाहती हूं कि तुम्हें क्या कहना है। यदि तुम मुझे आज कोई कारण नहीं देते हो तो तुम इस आंगन से बाहर नहीं जाओगे। स्वरा ने ठंडी आह भरी। हालांकि उसने अंततः विराट के कान से अपना जेड जैसा हाथ हटा लिया जैसा उसने पूछा था। स्वरा की अनुचित बातें सुनकर विराट खुद को झुंझलाने से नहीं रोक सके। यह महिला वास्तव में अनुचित है। यह मामला उसके स्वयं के कार्यों के कारण हुआ था और इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी वह उस पर दोष मढ़ने का प्रबंधन कैसे कर सकती है? सच कहूं तो यदि वह वास्तव में उसका शरीर देखना चाहता था, यहां तक कि अगर उसने कपड़े पहने हुए थे तो भी वह उसे छिपा नहीं पाती। जब तक वह अपनी गुफा दृष्टि का उपयोग करता, वह उसके कपड़ों के नीचे सब कुछ देख सकता था। बेशक विराट ने केवल अपने मन में यह सोचने की हिम्मत की और इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। यदि वह इसे कहने की हिम्मत करता, इस महिला के अनुचित और दबंग स्वभाव को देखते हुए वह उसे जिंदा छील देती। वरिष्ठ, मैं आपसे पवन देव बाण विद्या के बारे में पूछना चाहूंगा। विराट ने स्वरा से पूछा। मैंने देखा है कि सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल हर बड़ी नीलामी में इस अनूठे कौशल की नीलामी करता है, जैसे कि वे जानबूझकर इसे फैला रहे हो। क्या इसमें किसी प्रकार की साजिश शामिल है? तुम यह क्यों पूछ रहे हो? स्वरा ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। क्योंकि मैं भी अब इस बाण विद्या का अभ्यास कर रहा हूं, विराट ने कहा। क्या तुम भी इस बाण विद्या का अभ्यास कर रहे हो? यह सुनकर स्वरा चौंक गई। उसने विराट को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में आश्चर्य भर गया। वरिष्ठ, क्या हुआ? विराट ने भ्रमित होकर पूछा। विराट, तुम अपनी साधना में किस स्तर पर पहुंच गए हो? स्वरा ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। मैं बस तीसरे खंड तक पहुंचा हूं। विराट ने कुछ भी नहीं छिपाया और सच्चाई से जवाब दिया। तीसरा खंड? यह सुनकर स्वरा को आश्चर्य हुआ। उसने विराट को अविश्वसनीय भाव से देखा। तुम वास्तव में तीसरे खंड तक पहुंच गए हो? क्या इसमें कोई समस्या है? विराट ने और भी भ्रमित होकर पूछा। कोई समस्या नहीं, स्वरा ने अपना सिर हिलाया। वह रुकी, फिर विराट की ओर ऐसे देखा जैसे वह कोई राक्षस हो। तुम छोकरे, केवल दिव्य विकास लोक के चरम के साथ तुम वास्तव में पवन देव बाण विद्या को तीसरे खंड तक साधने में कामयाब रहे हो। वरिष्ठ, मेरा असली रूप अभी तक इतनी उच्च स्तरीय बाण विद्या का उपयोग नहीं कर सकता है। यह मेरा दूसरा अवतार है जिसने इस स्तर तक साधना की है, विराट ने कहा। अपने असली रूप की वर्तमान शक्ति के साथ वह अधिक से अधिक दूसरे खंड की बाण विद्या का उसके सही स्तर पर उपयोग कर सकता था। जहां तक पवन देव बाण विद्या के तीसरे खंड का सवाल है, वह उपयोग करने की उसकी वर्तमान क्षमता से परे था। फिर भी यह अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली है, स्वरा ने कहा। पवन देव बाण विद्या में महारत हासिल करना कुख्यात रूप से कठिन है। पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में भी आप ऐसे कई लोगों को नहीं पा सकते जिन्होंने वास्तव में इसमें महारत हासिल की हो। वरिष्ठ, आपने अभी तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, विराट ने स्वरा की ओर देखते हुए कहा। क्या सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल द्वारा पवन देव बाण विद्या के बड़े पैमाने पर प्रसार के पीछे किसी तरह की साजिश है? कैसी साजिश? तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, स्वरा ने चिढ़कर उसे घूरा। पवन देव बाण विद्या का निर्माण प्रसिद्ध पवन देव सम्राट द्वारा किया गया था, जो पूरे सुवर्ण भूमि लोक में प्रसिद्ध है। ऐसा शीर्ष विशेष तुम जैसी छोटी मछलियों के खिलाफ साजिश रचने की जहमत क्यों उठाएगा? बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्या तुम अपने शक्ति सिंधु महाद्वीप के मात्र परमाणु साधना वाले मार्शल कलाकार के खिलाफ साजिश रचने की जहमत उठाओगे? तो फिर वरिष्ठ, इस अनूठे कौशल के सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के जोरदार प्रसार का उद्देश्य क्या है? स्वरा की बातें सुनकर विराट को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसने पूछना जारी रखा। विराट, क्या तुम जानते हो कि सुवर्ण भूमि लोक में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? स्वरा ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। क्या यह अंधकार दानव वंश है? विराट ने सावधानी से पूछा। खैर, मूल रूप से हाँ, स्वरा ने सिर हिलाया। मूल रूप से? आपका इससे क्या मतलब है वरिष्ठ? विराट ने भ्रमित होकर पूछा। इस बीच विराट अभी भी उसे घूर रहे थे। विराट, तुम कमीने! स्वरा क्रोधित और शर्मिंदा थी। उसने जल्दी से एक कपड़ा पहन लिया। विराट, क्या तुम मौत को बुलावा दे रहे हो? मेरी ओर इस तरह देखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? स्वरा विराट के पास गई, अपनी खूबसूरत आंखों से उसे घूरते हुए और अत्यधिक शर्म और क्रोध के साथ कहा। वरिष्ठ, आपने ही इसे मुझे दिखाया था, इसलिए मुझे दोष मत दीजिए, विराट ने जल्दी से समझाया। उसने सोचा था कि पहले स्वरा के शांत व्यवहार का मतलब है कि उसे नग्न देखे जाने की परवाह नहीं है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि इस महिला ने ध्यान ही नहीं दिया था कि उसके कपड़े तलवार का बड़ा दुश्मन कौन है। स्वरा ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। क्या यह अंधकार दानव वंश है? विराट ने हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ, मूल रूप से, स्वरा ने सिर हिलाते हुए कहा। मूल रूप से? आपका इससे क्या मतलब है वरिष्ठ? विराट ने उलझन में पूछा। हमारे दक्षिणी स्वर्ग मंडल के लिए तो यही सच है, लेकिन सुवर्ण भूमि लोक के अन्य मंडलों के लिए यह आवश्यक नहीं है, स्वरा ने कहा। जैसे कि पूर्वी रहस्य मंडल, जो हमारे दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्व में है, वहां उनका सबसे बड़ा दुश्मन अंधकार दानव वंश नहीं बल्कि रक्त कबीला है। तो वरिष्ठ, क्या हमारे स्वर्ण भूमि लोक को अंधकार दानव वंश से या रक्त कबीले से अधिक खतरा है? विराट ने फिर पूछा। खैर, मुझे सच में नहीं पता, स्वरा ने सिर हिलाया और कहा। मैंने अपना अधिकांश जीवन दक्षिणी स्वर्ग मंडल में बिताया है और अन्य जगहों पर ज्यादा नहीं गई हूं। वरिष्ठ को भी नहीं पता? यह सुनकर विराट दंग रह गया। उसने अविश्वास में कहा। आपके जैसे अमरलोक के 9वें स्तर के विशेषज्ञ को भी नहीं पता? तुम मूर्ख लड़के, क्या तुम्हें लगता है कि अमरलोक के 9वें स्तर की मेरी साधना सुवर्ण भूमि लोक में बहुत शक्तिशाली है? स्वरा ने उसे घूरते हुए झुंझलाकर कहा। क्या ऐसा नहीं है? विराट ने संदेह से पूछा। उसके लिए स्वरा जैसे अमरलोक के 9वें स्तर के विशेषज्ञ की तो बात ही छोड़ दें, यहां तक कि अमरलोक के पहले या दूसरे स्तर का विशेषज्ञ भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसे वह केवल श्रद्धा से देख सकता है। तुम मूर्ख लड़के, तुम सच में कुएं के मेंढक हो। यह सुनकर स्वरा अपनी नाक भौं सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाई।
मेरी साधना के स्तर के साथ सुवर्ण भूमि लोक में मैं ज्यादा से ज्यादा बस एक थोड़ी बड़ी चींटी हूं। वरिष्ठ, क्या आप मजाक कर रही हैं? यदि आपके जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी थोड़ी बड़ी चींटी माना जाता है, तो फिर एक सच्चा शक्तिशाली व्यक्ति क्या होता है? विराट ने अविश्वास से भरे चेहरे के साथ कहा। लड़के, मैंने पहले ही कहा था, तुम सिर्फ एक कुएं के मेंढक हो। स्वरा ने उसे घूरा और कहा, तुम्हारा शक्ति सिंधु महाद्वीप इस पूरे ब्रह्मांड में एक छोटे से पोखर के बराबर भी नहीं है। तुम पूरा दिन इसी छोटे से पोखर में फंसे रहते हो। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि बाहरी दुनिया असल में कैसी है? स्वरा की बातें सुनकर विराट निशब्द रह गया। यह पहली बार नहीं था जब उसे स्वरा ने इस तरह फटकारा था। तुम्हारे छोटे से शक्ति सिंधु महाद्वीप की तो बात ही छोड़ो, यहां तक कि पूरा दक्षिणी स्वर्ग मंडल भी बस एक थोड़ा बड़ा तालाब है। स्वरा ने आगे कहा, पूरा दक्षिणी स्वर्ग मंडल बस एक छोटा सा तालाब है। यह सुनकर विराट फिर से एक गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। दक्षिणी स्वर्ग मंडल अविश्वसनीय रूप से विशाल था। यहां तक कि नवम विपत्ति लोक के किसी विशेषज्ञ को भी पूर्व से पश्चिम तक उड़ने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। दक्षिणी स्वर्ग मंडल का विशाल आकार अकल्पनीय था, और अब स्वरा उसे बता रही थी कि ऐसा विशाल मंडल केवल एक थोड़ा बड़ा तालाब था। विराट पूरी तरह से स्तब्ध कैसे नहीं होता? विराट, जब तक तुम इस छोटे से पोखर से बाहर नहीं कूदते, तब तक तुम्हें नहीं पता चलेगा कि यह ब्रह्मांड वास्तव में कितना विशाल है। विराट के पूरी तरह से चकित भाव को देखकर स्वरा के मन में गर्व की लहर दौड़ गई। यह लड़का हमेशा अविश्वसनीय रूप से शांत रहता था। बहुत कम चीजें ही उसे आश्चर्यचकित या स्तब्ध कर सकती थीं। विराट को प्रभावित कर पाने से उसे उपलब्धि का एहसास हुआ। वरिष्ठ, सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल द्वारा पवन देव बाण विद्या को इतने बड़े पैमाने पर फैलाने से इस सब का क्या संबंध है? काफी देर बाद विराट आखिरकार अपने सदमे से बाहर आया। वह वास्तव में स्वरा की बातों से गहराई से प्रभावित हुआ था। हालांकि ये चीजें उसके अपने जीवन से बहुत दूर थीं और उनके बारे में बहुत अधिक सोचने से इस समय उसे कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला था। विराट अपने मूल प्रश्न पर वापस आ गया। स्वरा ने जो कहा वह बाहरी दुनिया के बारे में उसकी समझ के लिए निश्चित रूप से सहायक था, लेकिन स्वरा से पूछने का उसका उद्देश्य यह नहीं था। वह जो प्रश्न सबसे अधिक समझना चाहता था वह यह था कि सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल पवन देव बाण विद्या को फैलाने के लिए इतना प्रयास क्यों करेगा? इससे सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को क्या लाभ होगा? बेशक इसका संबंध है, स्वरा ने उसकी ओर देखते हुए कहा। मैं तुम्हें यह इसलिए बता रही हूं ताकि तुम्हें पता चले कि सुवर्ण भूमि लोक के सामने जो परिस्थितियां हैं वे अत्यंत गंभीर हैं। इसे हर पल भारी खतरों का सामना करना पड़ता है। विडंबना यह है कि ऐसा होने पर भी कई लोग अभी भी नशे की धुन में जी रहे हैं। यह नहीं सोच रहे हैं कि मानवता के सबसे बड़े दुश्मन से कैसे निपटा जाए, बल्कि अपना सारा समय आंतरिक सत्ता संघर्षों में बिता रहे हैं। जैसे ही उसने यह कहा, स्वरा के सुंदर चेहरे पर उपहास का एक गहरा भाव प्रकट हुआ। विराट ने यह देखकर उसे परेशान नहीं किया। वह भी इस स्थिति को गहराई से समझता था। जब शक्ति सिंधु महाद्वीप जीवन मरण की स्थिति का सामना कर रहा था, तब दाव संघ के भीतर आत्मसमर्पण गुट अभी भी सत्ता संघर्षों पर केंद्रित था, और कई लोगों ने तो अंधकार दानव वंश के सामने आत्मसमर्पण करने की वकालत भी की थी। ऐसे दुष्ट लोग संभवतः हर जगह प्रचुर मात्रा में हैं। बेशक, हालांकि ऐसे बहुत से दुष्ट हैं, हमारे सुवर्ण भूमि लोक में अधिकांश नेक लोग अभी भी पूरे दिल से दुश्मन का विरोध करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उदाहरण के लिए पवन देव सम्राट, जिन्होंने पवन देव बाण विद्या की रचना की, एक विशिष्ट उदाहरण है। स्वरा ने आगे कहा। आखिर यह पवन देव सम्राट हैं कौन? यह सुनकर विराट उत्सुकता से पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। आखिर यह नायक कौन है जिसकी स्वरा जैसी महिला भी इतनी अत्यधिक प्रशंसा करती है? मुझे उनके बारे में विशेष रूप से ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन जहां तक मुझे पता है वह एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। उनके द्वारा रचित पवन देव बाण विद्या ने बाहरी दुश्मनों के खिलाफ मानवता की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया है। स्वरा ने अपनी आंखों में श्रद्धा की झलक के साथ कहा। विराट, क्या तुम जानते हो कि युद्ध के मैदान में एक दिव्य धनुर्धर कितना महत्वपूर्ण होता है? इस बिंदु पर स्वरा ने विराट की ओर रुख किया और पूछा। हाँ, मुझे पता है। विराट ने सिर हिलाया। उसने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था कि युद्ध में पवन देव बाण विद्या कितनी अप्रत्याशित रूप से प्रभावी हो सकती है। उसका निर्मल अवतार इस बाण विद्या पर भरोसा करते हुए सप्त खड्ग अमर भवन के भीतर अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन कर चुका था, जिसने बार बार युद्ध का पासा पलट दिया था। दिव्य धनुर्धर मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पवन देव सम्राट भी मानव जाति के लिए अधिक से अधिक दिव्य धनुर्धरों को तैयार करना चाहते थे, ताकि वे विदेशी दुश्मनों का विरोध करने में अधिक योगदान दे सकें। इसलिए उन्होंने बड़ी संख्या में शिष्यों की भर्ती की और उन्हें अपनी अद्वितीय विद्याएं सिखाने के लिए अथक प्रयास किए। स्वरा ने आगे कहा। यह सुनकर विराट के मन में गहरी श्रद्धा उमड़ पड़ी और उसने कहा, तो यह पवन देव सम्राट वास्तव में एक उल्लेखनीय व्यक्ति हैं। बेशक, स्वरा ने कहा, लेकिन दुर्भाग्य से यद्यपि उनकी पवन देव बाण विद्या अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, इस अद्वितीय विद्या को साधने की शर्तें बहुत कठोर हैं और इसे खोजना बहुत कठिन है। सिखाने के उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद इस बाण विद्या में महारत हासिल करने वाले शिष्यों की संख्या अभी भी बहुत कम है। यह सुनकर विराट को कुछ कुछ समझ में आ गया कि सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल पवन देव बाण विद्या को इतने बड़े पैमाने पर क्यों फैला रहा था। पवन देव सम्राट ने देखा कि वह जिन धनुर्धरों को प्रशिक्षित कर सकते थे उनकी संख्या सीमित थी और उनकी व्यक्तिगत शिक्षण पद्धति बहुत धीमी थी। इसलिए मानव जाति के लिए अधिक से अधिक धनुर्धरों को प्रशिक्षित करने के लिए उन्होंने अपने द्वारा रचित पवन देव बाण विद्या का योगदान दिया और इसे नीलामी के लिए सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को सौंप दिया। यही कारण है कि सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल ने इस पवन देव बाण विद्या को इतने बड़े पैमाने पर फैलाने के लिए इतना भारी प्रयास किया। स्वरा ने विराट की ओर देखा और गंभीरता से कहा। इस मामले पर बोलते समय उनके भाव बहुत गंभीर थे। स्पष्ट रूप से वह भी महान पवन देव सम्राट का बहुत सम्मान करती थी। मैं समझ गया, अब मैं समझ गया। यह सुनकर विराट ने सिर हिलाया। कारण समझने के बाद उसे पवन देव बाण विद्या को साधने में कोई और संदेह नहीं रहा। मेरे संदेह दूर करने के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। विराट ने हाथ जोड़े और स्वरा के सामने गहराई से सिर झुकाया। हम औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है, स्वरा ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। वरिष्ठ, यदि और कुछ नहीं है तो यह कनिष्ठ अब प्रस्थान करेगा। इसके बाद विराट ने स्वरा से विदा ली। हम, तुम जा सकते हो। स्वरा ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। फिर विराट मुड़ा और आंगन से बाहर निकल गया। विराट के जाने के तुरंत बाद स्वरा को अचानक याद आया कि उसने अभी तक उसके साथ अपना हिसाब भी चुकता नहीं किया था और यह मूर्ख लड़का इतनी आसानी से बच निकला। क्या वह फिर से उसके सामने बिना वस्त्रों के आने वाली थी? यह सोचकर स्वरा शर्म और गुस्से से भर उठी। हालांकि उसे जो अजीब लगा वह यह था कि यद्यपि उसे अविश्वसनीय रूप से शर्म और गुस्सा आ रहा था, उसे कोई घृणा महसूस नहीं हुई। इसके विपरीत उसे एक हल्की सी उत्तेजना महसूस हो रही थी।
विराट द्वारा उसे उस अवस्था में देखे जाने से उसे एक ऐसा अनुभव मिला था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अभी के दृश्य को याद करते हुए वह शर्म और गुस्से दोनों से भरी हुई थी, फिर भी थोड़ी उत्तेजित, थोड़ी नई भावना से भरी और थोड़ी रोमांचित थी। यह भावना कुछ ऐसी थी जिसका उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। इससे भी अधिक गहराई में उसके मन में इसे फिर से अनुभव करने की एक हल्की सी इच्छा छिपी थी। जब उसे एहसास हुआ कि यह विचार उसके भीतर उत्पन्न हुआ है तो स्वरा स्वयं भी चकित रह गई। उसने जल्दी से खुद को कोसा और अपने तपते हुए सुंदर चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया। उसे क्या हो गया था? उसके मन में ऐसा अजीब विचार कैसे आ सकता है? यह पूरी तरह से शर्मनाक था। उसे एहसास हुआ कि विराट से मिलने के बाद से उसकी पूरी मानसिकता बदल गई थी। पहले उसका हृदय शांत जल की तरह स्थिर और अछूता था। शायद ही कभी उसके मन में कोई लहर उठी हो, लेकिन अब उसे लगा कि उसका हृदय असामान्य रूप से चंचल हो गया है। हर्ष, क्रोध, दुख, खुशी, सभी प्रकार की भावनाएं उसके भीतर उत्पन्न हो रही थीं। अब यहां तक कि उसके मन में ऐसा शर्मनाक और विचित्र विचार भी उत्पन्न हो गया था जिससे वह और भी पूरी तरह से शर्मिंदा महसूस कर रही थी। वह दुष्ट विराट, क्या उसने मेरी मनस्थिति को इतनी आसानी से विचलित करने के लिए मुझ पर कोई अजीब गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया होगा? स्वरा ने अपने तपते हुए चेहरे को छुआ। उसके हृदय में संदेह की एक लहर उठ रही थी। यह सोचकर स्वरा ने अपनी आत्मा सहित अपने पूरे शरीर की सावधानीपूर्वक जांच किए बिना नहीं रह सकी, यह देखने के लिए कि कहीं कुछ असामान्य तो नहीं है। हालांकि इस गहन जांच के बाद उसे कुछ भी नहीं मिला, इसमें कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन अब उसकी मनस्थिति इतनी संवेदनशील क्यों हो गई थी? इस समय स्वरा पूरी तरह से उलझन में थी। ओह खैर, कोई बात नहीं, अपनी शक्ति वापस पाना ही प्राथमिकता है। यह पता लगाए बिना कि क्या चल रहा था, लंबे समय तक सोचने के बाद स्वरा ने बस इसके बारे में और सोचना छोड़ दिया। उसने अपना ध्यान वापस अपने सामने 27वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह पर केंद्रित कर लिया। वह पहले ही इस 27वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह की शक्ति का अनुभव कर चुकी थी। हालांकि यह अनुभव संक्षिप्त था, लेकिन स्वरा ने अपनी शक्ति वापस पाने पर इस उन्नत तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के प्रभाव को महसूस किया था। इस 27वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के साथ उसकी रिकवरी की गति और भी तेज हो गई थी। पहले जब वह अमरलोक के दूसरे स्तर पर वापस आई थी तो उस पर भुने हुए मांस और तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह दोनों का प्रभाव कम हो रहा था। उसकी रिकवरी की गति भी धीमी हो गई थी, लेकिन अब इस 27वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के साथ उसकी रिकवरी की गति अपने पिछले स्तर पर वापस आ गई थी। पूर्वी सागर, नागवंश का क्षेत्र, एक भव्य और शानदार ड्रैगन महल के अंदर। स्वर्णमगर, आज तुम यहां कैसे आए हो? अवनीश ने नीचे बैठे स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख की ओर देखा और शांति से पूछा। कबीला प्रमुख अवनीश, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप उस प्राचीन ड्रैगन वंश के शक्तिशाली व्यक्ति के अवसर में रुचि रखते हैं? यह सुनकर स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख ने शब्दों को बर्बाद नहीं किया और सीधे मुद्दे पर आ गया। स्वर्णमगर, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? यह सुनकर अवनीश की आंखें सिकुड़ गईं। यह मामला शायद उनके नागवंश के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी। क्योंकि पिछले कुलपति एक प्रशिक्षण अभियान पर अप्रत्याशित रूप से मारे गए थे, इसलिए नागवंश ने एक प्राचीन ड्रैगन शक्ति द्वारा छोड़े गए महत्वपूर्ण अवसर को खो दिया था और अब वे प्राचीन ड्रैगन महल का स्थान नहीं ढूंढ पा रहे थे। इस घटना का उनके वंश पर गहरा प्रभाव पड़ा था। सत्ता में उनके उदय का स्रोत यह था कि पूर्वी सागर नागवंश के उनके पूर्वज को संयोगवश पूर्वी सागर में उस प्राचीन ड्रैगन शक्ति द्वारा छोड़े गए अवसर की प्राप्ति हुई थी, जिससे उन्हें परम तकनीक दिव्य नाग के 9 रूप प्राप्त हुए थे, जिसने उनके वंश को पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर तेजी से उठने में सक्षम बनाया। पूर्वी सागर नागवंश के पूर्वजों में से कुछ सदस्यों ने उस प्राचीन ड्रैगन शक्ति द्वारा छोड़े गए अवसर के माध्यम से अमरलोक में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था। हालांकि चूंकि वह रहस्य खो गया था, करोड़ों वर्षों तक पूर्वी सागर नागवंश से किसी ने भी अमरलोक में प्रवेश नहीं किया था। वह नागवंश का वर्तमान प्रमुख करोड़ों वर्षों से अर्ध अमरलोक में था, लेकिन वह उस अंतिम कदम पर अटका हुआ था। चाहे वह कुछ भी कर ले, उसे उठाने में असमर्थ था। वह कदम उठाने से उसे अमरता और शाश्वत जीवन मिल जाएगा। इसमें विफल होने का मतलब था कि वह अन्य अर्ध अमरलोक के योद्धाओं की तरह अंततः समय की नदी में नष्ट हो जाएगा, पुनर्जन्म के चक्र में अंतहीन रूप से घूमता रहेगा और कभी भी बच नहीं पाएगा। अमरता की दहलीज पर फंसे इन योद्धाओं के लिए यह लोक अविश्वसनीय रूप से वांछित था। प्राचीन नागवंश के शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया अवसर अवनीश के लिए अमरता की ओर बढ़ने की उसकी सबसे बड़ी उम्मीद थी। वह इस मामले को अत्यधिक महत्व देता था। यदि वह इस अवसर को प्राप्त कर सकता तो वह बिना पलक झपकाए कोई भी कीमत चुका देता। आखिरकार शाश्वत जीवन काल किसी भी जीवित प्राणी के लिए एक असीम प्रलोभन है। अवनीश इस मामले को लेकर बहुत चिंतित था। यदि स्वर्णमगर ने उसके साथ चाल चलने की हिम्मत की तो वह इस नागमहल से कभी भी जीवित नहीं जा पाएगा। अवनीश से निकलने वाले भयानक हत्या के इरादे को भांपते हुए स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख जैसे शक्तिशाली व्यक्ति की रीढ़ में भी सिहरन दौड़ गई। अवनीश विराट और उस मूर्ख बाघ का मुकाबला नहीं कर सकता था। चाहे विराट और वह मूर्ख बाघ कितने भी मजबूत क्यों न हो, वे उसके गगनभेदी बैंगनी स्वर्ण वस्त्र की रक्षात्मक शक्ति को नहीं तोड़ सकते थे, इसलिए वे उसके लिए कोई वास्तविक खतरा नहीं थे। लेकिन अवनीश अलग था। एक अर्ध अमर लोक विशेषज्ञ के रूप में अवनीश की शक्ति भयानक थी। उसका गगनभेदी बैंगनी स्वर्ण वस्त्र ऐसे दुर्जेय शक्ति के सामने पूरी तरह से महत्वहीन था। इसलिए इस क्षण स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख ने आगे कोई नाटक करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से कहा, कबीला प्रमुख अवनीश, मेरे पास वास्तव में इस अवसर के संबंध में कुछ जानकारी है। क्या तुम उस प्राचीन नागमहल का स्थान जानते हो? यह सुनकर अवनीश अब और शांत नहीं बैठ सका। वह अचानक अपनी सीट से खड़ा हो गया, स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख को घूरा और बहुत उत्साह के साथ पूछा, कबीला प्रमुख अवनीश, ऐसा नहीं है कि मैं जानता हूं। स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख ने यह देखकर जल्दी से स्पष्ट किया। यह सुनकर अवनीश, जो अभी बहुत उत्साहित था, ठंडा होने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख को घूरा। उसकी आंखों से एक बेहद भयानक ठंडी रोशनी निकल रही थी और बर्फीली आवाज में कहा, स्वर्णमगर, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं कबीला प्रमुख अवनीश, कृपया मुझे समझाने दें। स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख ने उस मूर्त हत्या के इरादे को महसूस किया और बेहद घबरा गया। उसने बार बार कहा, कबीला प्रमुख अवनीश को चढ़ाने का मेरा बिल्कुल कोई इरादा नहीं है। मेरे पास वास्तव में इस रहस्य के बारे में जानकारी है। ठीक है, बोलो। यह सुनकर अवनीश के चेहरे के भाव थोड़े नरम हो गए। उसने स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, बात यह है। द्वीप प्रमुख स्वर्णमगर ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और फिर विराट के बारे में सब कुछ बता दिया। द्वीप प्रमुख स्वर्णमगर की बात सुनने के बाद अवनीश को आखिरकार समझ में आ गया कि क्या हो रहा था। तुम्हारा मतलब है प्राचीन नागमहल उस विराट नाम के लड़के के हाथ लग गया है? अवनीश ने द्वीप प्रमुख स्वर्णमगर की ओर देखते हुए पूछा। यही बात है, द्वीप प्रमुख स्वर्णमगर ने कहा, अन्यथा
यह समझ से बाहर है कि कैसे एक साधारण चतुर्थ विपत्ति लोक का योद्धा अर्ध अमर दिव्य अस्त्र स्तर का उड़ने वाला जादुई हथियार रख सकता है। इसके अलावा पंचमकर संप्रदाय के द्वितीय मकर ने एक बार कहा था कि जब उस बच्चे की पंचम मकर के साथ झड़प हुई थी तो उसने दिव्यनाग युद्ध मुट्ठी का भी इस्तेमाल किया था। दिव्यनाग युद्ध मुट्ठी, यह सुनकर अवनीश की आंखों में एक विचारशील रूप आ गया। यह सुनकर उसे काफी यकीन हो गया कि विराट ने वास्तव में प्राचीन नाग महल का रहस्य प्राप्त कर लिया है, क्योंकि दिव्यनाग युद्ध मुट्ठी उनके पूर्वी सागर नागवंश का एक कड़ाई से संरक्षित रहस्य था। उनके पूर्वी सागर नागवंश के मुख्य सदस्यों के अलावा यह कौशल बाहरी लोगों को दिया जाना असंभव है। यहां तक कि नागवंश की संपार्श्विक शाखाओं के कुछ सदस्यों को भी इस अद्वितीय कौशल की विरासत नहीं मिलती है। किसी बाहरी व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दें। इसलिए विराट ने निस्संदेह प्राचीन नागमहल से अवसर प्राप्त किया होगा। द्वीप प्रमुख स्वर्ण मगर, क्या यह विराट जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वही बच्चा है जो रहस्यमयी कन्या महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में देवयानी के साथ था? इस समय अनूप ने अचानक पूछा। बिल्कुल, यह वही बच्चा है। यह सुनकर द्वीप प्रमुख स्वर्ण मगर ने सिर हिलाया। अनूप, तुम भी उस बच्चे को जानते हो? यह सुनकर अवनीश आश्चर्यचकित रह गया और अपने पास खड़े अनूप को देखने लगा। हाँ पिताजी, अनूप ने सिर हिलाया और कहा, रहस्यमयी कन्या महाद्वीप के सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में मेरी उसके साथ झड़प भी हुई थी। हालांकि वह बच्चा वास्तव में शक्तिशाली है। केवल चतुर्थ विपत्ति लोक की साधना के साथ उसने वास्तव में मेरे सामने डटकर मुकाबला किया। यह कहते हुए उसने अपने पास खड़े स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख की ओर देखा और उपहास करते हुए कहा, उस समय द्वीप प्रमुख ने मुझे सलाह दी थी कि मैं उस बच्चे को आपके हवाले कर दूं। मुझे डर है कि आपके मन में कुछ और ही था, आप इस अवसर पर एकाधिकार करना चाहते थे। इस क्षण वह स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख के प्रति सद्भावना दिखाने के उनके इरादे को समझ गया। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख वास्तव में विराट से निपटने में उसकी मदद नहीं करना चाहता था, बल्कि उसे चिंता थी कि विराट उसके हाथ लग जाएगा और उसकी योजनाएं बर्बाद कर देगा। अनूप की बात सुनकर स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख को थोड़ा संकोच हुआ। अनूप द्वारा उसके इरादों को उजागर किए जाने पर स्वाभाविक रूप से उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। ऐसे अवसर का सामना करते हुए द्वीप प्रमुख का इस पर एकाधिकार चाहना स्वाभाविक है। अनूप, तुम्हें द्वीप प्रमुख के प्रति इतना कठोर होने की आवश्यकता नहीं है। इस समय अवनीश ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। इस रहस्य को जानने के बाद उसका मिजाज काफी बेहतर था और स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख के प्रति उसका रवैया काफी सुधर गया था। स्वर्ण मगर, क्या तुम जानते हो कि यह बच्चा कौन है? अवनीश ने स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख की ओर मुड़कर पूछा। ये मुझे भी नहीं पता। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने सिर हिलाया और कहा, मैंने पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना। यह सुनकर अवनीश ने त्योरियां चढ़ा ली। रहस्यमयी कन्या महाद्वीप सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की नीलामी समाप्त होने के कुछ ही समय बाद रहस्यमयी कन्या महाद्वीप से बहुत दूर समुद्र में एक भीषण युद्ध छिड़ गया। क्या तब वह युद्ध द्वीप प्रमुख और विराट के बीच नहीं हो रहा था? इस समय अनूप ने स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख को देखा और अचानक पूछा। मूल रूप से उसने उस दिशा में उस भयानक लड़ाई पर विचार नहीं किया था, लेकिन आज स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने पहल करके उनके नागवंश को यह रहस्य बताया था। इसलिए वह निश्चित था कि स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख विराट को नहीं हरा सकता। यही कारण है कि उसने रहस्य उजागर किया। अगर स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख विराट को संभाल सकता तो वह निश्चित रूप से इतने महत्वपूर्ण अवसर को नहीं छोड़ता। उस समय की घटनाओं को याद करते हुए अनूप ने तुरंत उस महान युद्ध को स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख और विराट के बीच के संघर्ष से जोड़ दिया। यद्यपि अनूप अहंकारी था, वह मूर्ख नहीं था। इसके विपरीत नागवंश के युवा स्वामी के रूप में वह अविश्वसनीय रूप से चतुर था। विभिन्न परिस्थितियों को मिलाते हुए उसने जल्दी से यह निष्कर्ष निकाला कि वह महान युद्ध बहुत संभवतः स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख और विराट से संबंधित था। बिल्कुल सही, यह वास्तव में मेरे और विराट के बीच की लड़ाई थी। यह सुनकर स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख शुरू में चकित रह गया, लेकिन थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने दांत पीसे और बस इसे स्वीकार कर लिया। हालांकि वह इस शर्मनाक मामले को उजागर नहीं करना चाहता था। आखिरकार वह ऐसी शर्मनाक बातों का उल्लेख नहीं करना चाहता था। उसने पहले ही पहल करके नागवंश को यह रहस्य बता दिया था। नागवंश की बुद्धि के साथ वे कैसे अनुमान नहीं लगा सकते थे कि यह मामला उससे संबंधित था। यदि उसने अब इसे छिपाने की कोशिश की तो यह चीजों को और अधिक स्पष्ट कर देगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह वास्तव में आपके और विराट के बीच की लड़ाई थी। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख की स्वीकारोक्ति सुनकर अनूप अपनी आंखों में सदमे की झलक दिखाने से खुद को रोक नहीं पाया। जब वह लड़ाई छेड़ी तो वह युद्ध के मैदान से बहुत दूर नहीं था और अच्छी तरह से जानता था कि यह कितना भयानक था। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि विराट, एक साधारण चतुर्थ विपत्ति लोक का योद्धा, वास्तव में स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख की क्षमता के शक्तिशाली व्यक्ति से आमने सामने लड़ सकता था। इसके अलावा परिणाम को देखते हुए विराट की जीत हुई थी और स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख हार गया था। अन्यथा स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख आज उनके दरवाजे पर उन्हें यह बताने नहीं आता कि विराट के पास प्राचीन नाग महल के खंडहरों का रहस्य है। द्वीप प्रमुख, वह विशाल बाघ वास्तव में क्या था जो उस समय दिखाई दिया था? अनूप, जो अभी भी काफी देर तक सदमे में था, ने स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख से पूछा। उस विशाल बाघ से निकलने वाली भयानक आभा ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी थी। अनूप के मन में उस विशाल बाघ की बहुत गहरी छाप थी। मुझे नहीं पता, मैंने पहले कभी ऐसे भयानक रक्तवंश वाले अस्तित्व का सामना नहीं किया है। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने यह सुनकर अपना सिर हिलाया। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कुछ न जानते हो? यह सुनकर अनूप ने त्योरियां चढ़ा ली और कहा, युवा स्वामी अनूप, यदि मैं सब कुछ जानता तो क्या आपको लगता है कि मैं फिर भी उन्हें उकसाता? स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने उपहास किया। अगर मुझे पता होता कि उनकी ताकत इतनी अधिक है तो क्या मैं उन्हें अकेले चुनौती देता? युवा स्वामी अनूप, क्या आपको सच में लगता है कि मैं एक बेवकूफ हूं? स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख के तीखे पलटवार के तहत अनूप कुछ पल के लिए अवाक रह गया। मेरा बेटा छोटा है और उसने गलत बोल दिया, कृपया बुरा न माने द्वीप प्रमुख। इस समय अवनीश ने स्थिति को संभालने के लिए बात की। उसे स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख की मदद की आवश्यकता थी और इसमें प्राचीन नाग महल का महान रहस्य शामिल था। स्वाभाविक रूप से वह इस समय स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख को नाराज नहीं करेगा, इसीलिए वह स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख के प्रति बहुत विनम्र था। कबीला प्रमुख अवनीश, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने जल्दी से हाथ जोड़े और कहा। अवनीश जैसे भयानक अर्ध अमर लोक विशेषज्ञ का सामना करते हुए स्वाभाविक रूप से वह कृतघ्न नहीं हो सकता था। इसके अलावा जबकि ऐसा लग रहा था कि नागवंश को उसकी मदद की आवश्यकता है, स्वर्ण मगर द्वीप को भी नागवंश की मदद की आवश्यकता थी। विराट जैसे दुश्मन को उकसाने के बाद और उसकी सच्ची ताकत को न जानने के कारण स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख आशंका से भर गया था। यदि वह विराट को खत्म नहीं कर सका तो उसे डर था कि वह चैन से नहीं सो पाएगा।
हालांकि विराट से निपटने के लिए केवल स्वर्ण मगर द्वीप की अपनी ताकत पर निर्भर रहना स्पष्ट रूप से कोई आसान काम नहीं था। उसने पहले ही अपनी कई मुठभेड़ों के माध्यम से विराट की क्षमताओं की गहरी समझ प्राप्त कर ली थी। यदि विराट खुद को नहीं दिखाना चाहता था तो स्वर्ण मगर द्वीप उसका ठिकाना भी नहीं खोज पाएगा। इसलिए विराट को खत्म करने के लिए उन्हें पूर्वी सागर नागवंश की शक्ति पर भरोसा करना पड़ा। अब स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख प्राचीन नाग महल के अवसर की उम्मीद करने की हिम्मत नहीं करता था। वह संतुष्ट होगा यदि वह विराट को खत्म कर सके। द्वीप प्रमुख, क्या आप जानते हैं कि उस विशाल बाघ की साधना का स्तर क्या है? अवनीश ने स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख से पूछा। यह समझा जा सकता था कि स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख को विशाल बाघ की उत्पत्ति का पता नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से वह उसके साधना स्तर से पूरी तरह अनभिज्ञ नहीं हो सकता था। विराट से निपटने के लिए उसे स्वाभाविक रूप से उसकी स्थिति को यथासंभव अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता थी। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख को इतना अस्त व्यस्त करने में सक्षम व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यद्यपि अवनीश अर्ध अमरलोक में एक अद्वितीय विशेषज्ञ था, उसने ऐसे प्रतिद्वंद्वी को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। पंचम विपत्ति लोक, स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने सच्चाई से उत्तर दिया। उसने इसके बारे में झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि एक बार नागवंश का विराट के साथ संघर्ष हो जाने पर बाघ के साधना स्तर का पता लगाना आसान होगा। यदि उसने नागवंश से झूठ बोला तो उसे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। क्या? पंचम विपत्ति लोक, यह असंभव है। यह सुनकर अनूप पूरी तरह से चकित रह गया। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। उस मूर्ख बाघ से निकलने वाली आभा ने उसके रक्तवंश की गहराई से भी उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी थी। एक शक्तिशाली दानव जो उसके रक्तवंश पर इतना भयानक दमन करने में सक्षम हो, वह केवल एक पंचम विपत्ति लोक का साधक कैसे हो सकता है? यह मत कहो कि युवा स्वामी अनूप को इस पर विश्वास नहीं है। सच कहूं तो अगर मैंने इसे अपनी आंखों से देखा होता तो मुझे भी विश्वास नहीं होता। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने हैरान अनूप की ओर देखा और गंभीरता से कहा, लेकिन यह कितना भी अकल्पनीय क्यों न हो, यह सच है। वह मूर्ख बाघ सिर्फ एक साधारण पंचम विपत्ति लोक का बाघ दानव था। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख की बात सुनकर न केवल अनूप बल्कि यहां तक कि अर्ध अमर लोक के शक्तिशाली विशेषज्ञ अवनीश की आंखों में भी सदमे का भाव दिखाई दिया। उनके भावों को देखकर स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख कहने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या कबीला प्रमुख अवनीश डर गए हैं? यदि कबीला प्रमुख अवनीश डर गए हैं तो दिखावा करें कि मैंने आज कुछ नहीं कहा। द्वीप प्रमुख मजाक कर रहे हैं। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख की बात सुनकर अवनीश ने उपहास करते हुए कहा, एक साधारण पंचम विपत्ति लोक का बाघ दानव इस बूढ़े व्यक्ति को डरा सकता है? क्या द्वीप प्रमुख मुझे बहुत कम नहीं आंक रहे हैं? उस प्राचीन नाग वंश के शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा छोड़े गए अवसर का सामना करते हुए अज्ञात उत्पत्ति के एक साधारण पंचम विपत्ति लोक के बाघ दानव की तो बात ही छोड़ दें, भले ही स्वर्गीय राजा स्वयं आ जाएं, वह अवनीश फिर भी पूरी ताकत लगा देगा। आखिरकार यह एक महत्वपूर्ण अवसर था जो इस बात से संबंधित था कि क्या वह अमर लोक में प्रवेश कर सकता है। वह पहले ही काफी बूढ़ा हो चुका था और उसका जीवन काल बहुत लंबा नहीं था। क्या वह कदम उठा सकता था? इसका मतलब यह था कि क्या वह एक शाश्वत अमर प्राणी बन सकता था, या क्या वह अन्य अर्ध अमर लोक प्राणियों की तरह समय की लंबी नदी में गायब हो जाएगा और पुनर्जन्म के चक्र में उठना और गिरना जारी रखेगा। आशा की इस किरण के लिए लड़ने के खातिर वह पीछे भी नहीं हटेगा, भले ही इसका मतलब सब कुछ बलिदान करना हो। अवनीश जैसे व्यक्ति के लिए, जिसका जीवन काल समाप्त होने वाला था और जिसकी साधना अमरलोक की दहलीज पर अटकी हुई थी, यह अविश्वसनीय रूप से पागलपन था जो सामान्य समझ से परे था। उस कदम को उठाने के लिए उन्होंने कुछ भी करने की हिम्मत की, किसी बात से नहीं डरे। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख से स्थिति को समझने के बाद अवनीश ने देरी नहीं की। उसने तुरंत स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख और अनूप को नाग महल के भीतर भारी सुरक्षा वाले स्थान पर ले गया। यह एक प्राचीन हॉल था जो एक अंतहीन प्राचीन आभा से भरा हुआ था। जैसे जैसे हॉल के दरवाजे धीरे धीरे खुलते गए, भीतर से एक अविश्वसनीय रूप से भयानक लहर उठी। इस भयानक आभा को महसूस करते हुए स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख एक सिहरन महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। इतनी भयानक आभा, क्या यह महान सागर प्रहरी दर्पण हो सकता है? द्वीप प्रमुख कृपया। मुख्य हॉल के दरवाजे खुलने के बाद अवनीश ने स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख को प्रवेश करने का इशारा किया। महाराज, मेरी हिम्मत नहीं, स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने बार बार मना किया। यद्यपि अवनीश का रवैया विनम्र था, स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख अपनी हैसियत जानता था और अवनीश की विनम्रता को गंभीरता से नहीं लेगा। यदि अवनीश इतना अहंकारी हो गया कि उसने खुद को भी नहीं पहचाना तो निश्चित रूप से उसका अंत अच्छा नहीं होगा। यह देखकर अवनीश बस मुस्कुराया और आगे बढ़ा। मुख्य हॉल में पहले प्रवेश किया। अनूप अवनीश के पीछे पीछे गया। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख सबसे अंत में चला, उन दोनों के पीछे। हॉल में प्रवेश करने पर उन्होंने केंद्र में रखा एक विशाल कांस्य दर्पण देखा, जिससे एक प्राचीन आभा निकल रही थी। इस विशाल कांस्य दर्पण से एक भयानक आभा निकल रही थी। यहां तक कि स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख जैसा नवम विपत्ति लोक का विशेषज्ञ भी इस भयानक आभा के सामने एक चींटी जैसा महत्वहीन महसूस कर रहा था। कबीला प्रमुख अवनीश, क्या यह आपके नागवंश का महान सागर प्रहरी दर्पण है? स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने विशाल कांस्य दर्पण की ओर देखा, फिर सम्मानपूर्वक पूछते हुए अवनीश की ओर मुड़ा। नागवंश की नींव वास्तव में अथाह थी। यह सागर प्रहरी दर्पण उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक था। बिल्कुल, यह सागर प्रहरी दर्पण है। अवनीश ने बिना इनकार किए सिर हिलाया। यह सागर प्रहरी दर्पण किस स्तर का जादुई हथियार है? अपने सामने विशाल कांस्य दर्पण को देखकर स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। यहां तक कि उसके जैसे नवम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ ने भी कभी सच्चा अमर अस्त्र नहीं देखा था, इसलिए वह अपने सामने मौजूद कांस्य दर्पण की श्रेणी नहीं पहचान सका। अफवाहें केवल यही कहती थीं कि सागर प्रहरी दर्पण एक अमर अस्त्र था, लेकिन इसका स्तर अनिर्दिष्ट रहा। एक मध्य श्रेणी का अमर अस्त्र, अवनीश ने शांति से उत्तर दिया। बोलते समय उसकी आंखों में गर्व की एक चमक कौंध गई। यह उनके नागवंश की नींव थी। यहां तक कि पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के 5 महान संप्रदाय भी इसकी तुलना नहीं कर सकते थे। उनके नागवंश के पास एक मध्य श्रेणी का अमर अस्त्र था, लेकिन पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के 5 महान संप्रदायों के पास शायद इतना शक्तिशाली खजाना न हो। यह सागर प्रहरी दर्पण प्राचीन नागमहल से उनके नागवंश के एक बहुत शक्तिशाली पूर्वज द्वारा वापस लाया गया था। बीते युग के उस नाग पूर्वज ने वास्तव में अमरलोक में प्रवेश किया था, उसके विपरीत जो अर्ध अमरलोक की अड़चन पर अटका हुआ था और केवल अमर की दहलीज को छू रहा था। दुर्भाग्य से वह पूर्वज पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप छोड़ने के बाद कभी वापस नहीं लौटा। बाद में उनकी जीवन पट्टिका चकनाचूर हो गई, जो स्पष्ट रूप से बाहर उनके निधन का संकेत दे रही थी। पूर्वी सागर के नाग हमेशा से इस बात को लेकर हैरान रहे हैं कि उनके पूर्वज जैसे शक्तिशाली अमरलोक के विशेषज्ञ की मृत्यु कैसे हो गई। आखिरकार वह एक सच्चे अमरलोक के विशेषज्ञ थे। ऐसे शक्तिशाली सर्वोच्च विशेषज्ञ को कौन मार सकता है? इसके अलावा
वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके पूर्वज जो पहले ही अमरलोक में प्रवेश कर चुके थे और शाश्वत जीवन काल प्राप्त कर चुके थे, पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप छोड़ने का जोखिम क्यों उठाएंगे। यदि वे पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर ही रहते तो उन्हें कौन धमकी दे सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से अमरलोक में प्रवेश करने के बाद केवल एक नाग पूर्वज ने ही पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप नहीं छोड़ा था। प्राचीन नाग महल प्राप्त करने के बाद पूर्वी सागर नाग वंश के कई पूर्वजों ने अनगिनत वर्षों में अमरलोक में प्रवेश किया। हालांकि बिना किसी अपवाद के ये सभी पूर्वज पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप से चले गए और अंततः वे सभी वहीं नष्ट हो गए। इन घटनाओं ने पूर्वी सागर नाग वंश को यह महसूस कराया कि पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के बाहर की दुनिया वास्तव में कितनी खतरनाक है। इसलिए तब से पूर्वी सागर नाग वंश ने शायद ही कभी पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप छोड़ा हो। क्योंकि पूर्वी सागर नाग वंश ने ऐतिहासिक रूप से कई अमरलोक के विशेषज्ञों को जन्म दिया है, इसकी नींव अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। नागवंश ने एक से अधिक अमर दिव्य अस्त्र पीछे छोड़े हैं। बेशक सबसे शक्तिशाली अमर दिव्य अस्त्र निस्संदेह यह मध्य श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र है, सागर प्रहरी दर्पण। अवनीश की बात सुनकर स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख एक बार फिर बहुत चकित रह गया। यद्यपि वह जानता था कि सागर प्रहरी दर्पण असाधारण होना चाहिए, फिर भी वह यह सुनकर चकित होने से खुद को रोक नहीं पाया कि यह एक मध्य श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र था। उसके जैसे योद्धा के लिए एक निम्न श्रेणी का अमर अस्त्र पहले से ही अकल्पनीय था, मध्य श्रेणी के अमर अस्त्र की तो बात ही छोड़ दें। यह जानने के बाद कि सागर प्रहरी दर्पण एक मध्य श्रेणी का अमर अस्त्र है, अवनीश के प्रति स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख का रवैया और भी अधिक सम्मानजनक हो गया। नागवंश के संसाधन उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक थे। तुम दोनों थोड़ा पीछे हटो, मैं सागर प्रहरी दर्पण को सक्रिय करने जा रहा हूं, अवनीश ने स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख और अनूप की ओर देखते हुए कहा। जी। स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख और अनूप जल्दी से मान गए और कुछ दूर पीछे हट गए। उनके पीछे हटने के बाद अवनीश ने हाथों की मुद्राएं बनाई और अपना सच्चा सार सागर प्रहरी दर्पण में डालने लगा। बूम! सागर प्रहरी दर्पण से एक अविश्वसनीय रूप से भयानक आघात तरंग उठी। यद्यपि स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख और अनूप काफी दूर हट गए थे, फिर भी वे इस भयानक आघात तरंग से हिल गए और लगभग जमीन पर गिर पड़े। यह देखकर स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख आतंक से भर गया। सागर प्रहरी दर्पण की शक्ति उसकी ओर निर्देशित भी नहीं थी, इससे निकलने वाले झटके में भी इतनी भयानक शक्ति थी। इस अमर दिव्य अस्त्र की शक्ति वास्तव में भयानक थी। जब अवनीश ने सागर प्रहरी दर्पण को सक्रिय किया तो उससे एक रहस्यमय और अतुलनीय लहर निकली जो अकल्पनीय गति से सभी दिशाओं में फैल गई। इस समय सागर प्रहरी दर्पण की सतह पर दृश्य चमकने लगे। पूरे पूर्वी सागर के सभी दृश्य इस सागर प्रहरी दर्पण में प्रदर्शित किए गए, जिसमें कुछ भी छिपा नहीं था। स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख ने इन दृश्यों में अपना स्वर्णमगर द्वीप भी देखा। उसने देखा कि उसके स्वर्णमगर द्वीप पर सब कुछ अब सागर प्रहरी दर्पण पर प्रदर्शित हो रहा था। हर विवरण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता था। यह देखकर स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख एक सिहरन महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। इस सागर प्रहरी दर्पण के साथ क्या इसका मतलब यह नहीं था कि पूर्वी सागर में जो कुछ भी हुआ वह नागवंश की नजर से नहीं बच सकता? हाँ, पंचमकर संप्रदाय में मुख्य मकर का कोई संकेत क्यों नहीं है? इसके बजाय यहां यह विशाल कछुआ है। जब सागर प्रहरी दर्पण पर छवि पंचमकर संप्रदाय पर घूमी तो स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख ने अचानक आश्चर्य में चिल्लाकर कहा। पंचमकर संप्रदाय में द्वितीय मकर को न देखना एक बात थी। आखिरकार उसे पता था कि रक्त संधि समाप्त होने पर द्वितीय मकर नष्ट हो गया था, लेकिन अब पंचमकर संप्रदाय में मुख्य मकर का कोई नामो निशान भी नहीं मिला, जिससे स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख बहुत आश्चर्यचकित हुआ। मुख्य मकर नवम विपत्ति लोक का विशेषज्ञ था। इसके अलावा उसे द्वितीय मकर से पता चला था कि विराट के घातक व्यूह द्वारा गंभीर रूप से घायल होने के बाद मुख्य मकर पंचमकर संप्रदाय में स्वस्थ हो रहा था। तार्किक रूप से मुख्य मकर को पंचमकर संप्रदाय में होना चाहिए, वह वहां क्यों नहीं था? इसके अलावा उसने पंचमकर संप्रदाय में इस अपरिचित विशाल कछुए को भी देखा। दृश्य को देखते हुए पंचमकर संप्रदाय के सभी एल्डर्स विशाल कछुए के आदेशों का पालन कर रहे थे। स्पष्ट रूप से पंचमकर संप्रदाय विशाल कछुए के हाथों में आ गया था। आखिर यह विशाल कछुआ है कौन? यह संभवतः पूरे पंचमकर संप्रदाय पर कैसे कब्जा कर सकता है? पंचमकर संप्रदाय पूर्वी सागर में एक प्रसिद्ध शक्तिशाली शक्ति है। यद्यपि विराट के साथ अपनी लड़ाई में इसे भारी नुकसान हुआ था, फिर भी इसकी शेष ताकत काफी थी। विशेष रूप से पंचमकर संप्रदाय के सुरक्षात्मक व्यूह के साथ, यहां तक कि अवनीश जैसे अर्ध अमर लोक के विशेषज्ञ के लिए भी सीधे व्यूह को तोड़ना और संप्रदाय पर कब्जा करना मुश्किल होगा। पूर्वी सागर में नागवंश के पूर्ण प्रभुत्व के बावजूद इतनी सारी शक्तियां सह अस्तित्व में हैं, इसका कारण यह नहीं है कि नागवंश उन्हें स्वतंत्र रूप से विकसित होने देने के लिए पर्याप्त दयालु है, बल्कि इसलिए है कि नागवंश के लिए भी विभिन्न शक्तियों के सुरक्षात्मक व्यूहों को तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। क्या यह विशाल कछुआ अवनीश से भी अधिक मजबूत हो सकता है? स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख आश्चर्य और संदेह से भरे छवि में विशाल कछुए को देखता रहा। चूंकि विशाल कछुए ने अपनी साधना आभा को छिपा रखा था, इसलिए वह उससे अपनी साधना का स्तर नहीं पहचान सका। 1 घंटे बाद अवनीश रुक गया और सागर प्रहरी दर्पण पर छवि धीरे धीरे फीकी पड़ गई। खैर, क्या तुम्हें उस बच्चे का कोई सुराग मिला? अवनीश ने मुड़कर स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख और अनूप से पूछा। वह स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख को यहां लाया था ताकि वह सागर प्रहरी दर्पण पर प्रतिबिंबित छवि को देख सके और विराट का ठिकाना ढूंढ सके। अन्यथा वह स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख जैसे बाहरी व्यक्ति को नागवंश जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर क्यों लाता? नहीं, स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख ने सिर हिलाया। मुझे भी उस बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। अनूप ने भी सिर हिलाया। यह सुनकर अवनीश के चेहरे के भाव कुछ गंभीर हो गए। सागर प्रहरी दर्पण को सक्रिय करने के बाद उसका चेहरा पहले ही बेहद पीला पड़ चुका था और उसकी आभा अस्थिर थी। अब उसके भाव और भी बुरे लग रहे थे। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? अनूप ने चिंता से पूछा। अवनीश इस समय काफी अस्वस्थ लग रहा था। उसका चेहरा मुर्दे जैसा पीला था और उसकी सांसें बेहद अस्थिर थीं। वह बहुत कमजोर लग रहा था। मैं ठीक हूं, अवनीश ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। हालांकि यद्यपि उसने कहा कि वह ठीक था, उसकी स्थिति वास्तव में बहुत अच्छी नहीं थी। आपको पता होना चाहिए कि सागर प्रहरी दर्पण एक मध्य श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र है। यहां तक कि एक अर्ध अमर लोक के विशेषज्ञ के लिए भी ऐसे उच्च स्तरीय जादुई हथियार को सक्रिय करना एक बहुत बड़ा बोझ है। इसके अलावा उसने पूरे 1 घंटे तक सागर प्रहरी दर्पण का संचालन बनाए रखा था, जो उसके लिए बेहद थका देने वाला था। उस 1 घंटे में न केवल उसका अपना सच्चा सार बहुत अधिक समाप्त हो गया था, बल्कि उसने पूरे 10 लाख महाविपत्ति स्फटिकों का भी उपभोग किया था। दूसरे शब्दों में, सागर प्रहरी दर्पण के संचालन को बनाए रखने के 1 घंटे में उसके द्वारा उपभोग किए गए सच्चे सार को छोड़कर महाविपत्ति स्फटिक अकेले अष्टम विपत्ति दिव्य अस्त्र के मूल्य के बराबर थे।
नागवंश की गहरी नींव के साथ भी 1 घंटे में 10 लाख महाविपत्ति स्फटिकों का उपभोग करना अभी भी चुकाने के लिए एक बड़ी कीमत थी। इसलिए यद्यपि नागवंश के पास सागर प्रहरी दर्पण जैसा खजाना था, वे शायद ही कभी इसे सक्रिय और उपयोग करते थे, क्योंकि हर बार सागर प्रहरी दर्पण को सक्रिय करने के लिए चुकाई गई कीमत बहुत अधिक थी। और अब इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद भी वह विराट का ठिकाना नहीं ढूंढ सका। अवनीश का मिजाज अकल्पनीय था। हालांकि यद्यपि मुझे उस बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन मुझे एक और असामान्य जगह मिली। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने अवनीश के गंभीर चेहरे को देखते हुए सावधानी से कहा, आपका क्या मतलब है? अवनीश ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। अभी जब सागर प्रहरी दर्पण पर छवि पंचमकर संप्रदाय पर घूमी, तो मैंने पाया कि मुझे संप्रदाय के भीतर मुख्य मकर का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बजाय मुझे एक अजीब विशाल कछुआ मिला। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने कहा। इसका विराट से क्या संबंध है? यह सुनकर अवनीश त्योरियां चढ़ाने और पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। इस समय वह सबसे ज्यादा विराट का ठिकाना जानना चाहता था। जहां तक पंचमकर संप्रदाय की बात है, उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुख्य मकर के भाग्य का उससे क्या लेना देना था? यदि पंचमकर संप्रदाय का सफाया भी हो जाता, तो वह इसकी ओर देखने की जहमत नहीं उठाता। उसने पंचमकर संप्रदाय को खतरे के रूप में भी नहीं देखा। कबीला प्रमुख अवनीश, जिन लोगों ने सबसे पहले पता लगाया था कि विराट के पास प्राचीन नागमहल का रहस्य है, वे पंचमकर संप्रदाय के लोग थे। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने कहा। विराट के साथ अपनी लड़ाई में पंचमकर संप्रदाय को भारी नुकसान उठाना पड़ा, यह महसूस करते हुए कि वे उसे हरा नहीं सकते। यही कारण है कि वे हमारे स्वर्ण मगर द्वीप में आए। तुम्हारा मतलब है? स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख की बातें सुनकर अवनीश की आंखों में एक विचारशील रूप आ गया। मुझे लगता है कि पंचमकर संप्रदाय में हुए परिवर्तन बहुत संभवतः विराट से संबंधित है, और वह अजीब विशाल कछुआ भी विराट का बहुत संभवतः अधीनस्थ है। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने जल्दी से कहा। शायद इस विशाल कछुए के माध्यम से हम विराट का ठिकाना ढूंढ सकते हैं। हम तुमने जो कहा वह कुछ समझ में आता है। अवनीश ने एक पल के लिए विचार किया और कहा, वर्तमान में उनके पास विराट का ठिकाना ढूंढने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख का तरीका आजमाने लायक है। कबीला प्रमुख अवनीश, तो आइए देरी न करें और अभी शुरू करें। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने अवनीश की ओर देखते हुए कहा। अभी वह अवनीश से भी ज्यादा विराट को मारने के लिए उत्सुक है। विराट का खतरा उसके लिए बहुत बड़ा था। इसके अलावा वह इसके बारे में जितना सोचता था, विराट उतना ही भयानक लगता था। जब तक विराट को खत्म नहीं किया जाता, तब तक वह शांति से खा या सो नहीं पाएगा। ठीक है, यह सुनकर अवनीश ने सिर हिलाया। वह भी विराट को पकड़ने के लिए बहुत चिंतित था। आखिरकार इसमें प्राचीन नागमहल के रहस्य शामिल थे, और यह अमर लोक में प्रवेश करने के उसके अवसर से संबंधित था। विराट से निपटने का उन दोनों का एक ही लक्ष्य था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे तुरंत सहमत हो गए। कुछ चर्चा के बाद अवनीश, स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख अनूप और अन्य लोगों ने जल्दी से उस विशाल कछुए से निपटने के लिए एक योजना तैयार की और पंचमकर संप्रदाय के लिए निकल पड़े। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं, तो अभी प्ले स्टोर पर जाएं, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। शून्य समाधि महाद्वीप। स्वर्ण भूमि संप्रदाय। हरे वस्त्रों में छोटा लड़का जो जमीन पर लेटा था, पैर पार किए हुए इत्मीनान से अमर दिव्य स्फटिक खा रहा था, उसने अचानक एक आकृति को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। नीले वस्त्रों वाले युवा लड़के ने आकाश की ओर देखा, और जब उसने पास आती हुई आकृति को देखा, तो वह तेजी से जमीन से उछल पड़ा। शालिनी, आज तुम यहां कैसे आई? शालिनी को आते देख नीले वस्त्रों वाले लड़के ने एक चमकदार मुस्कान के साथ उसका अभिवादन किया। जब विराट ने स्वरा का इलाज किया था, तो वह विराट के कार्यों के लिए दोषी ठहराए जाने से बचने के लिए गुप्त रूप से खनन दल में खिसक गया था और बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक अयस्क का उपभोग कर लिया था। यह मामला शालिनी के हाथों में था, और स्वाभाविक रूप से उसने शालिनी की थोड़ी सी भी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। वह नहीं चाहता था कि शालिनी नाराज हो और विराट के सामने उसके किए गए काम को उजागर कर दे, जिससे वह एक कठिन स्थिति में पड़ जाएगा। किसे पता था कि विराट गुस्से में आकर उसे दिए गए अमर स्फटिक भी वापस ले सकता है। नीले वस्त्रों वाले लड़के के अति उत्साही व्यवहार को देखकर शालिनी खुद को रोक नहीं पाई और अपने चेहरे पर संदेहास्पद भाव के साथ उसका मूल्यांकन करने लगी। नाग, क्या तुमने फिर से कोई संदिग्ध काम किया है? शालिनी ने संदिग्ध भाव से लड़के से पूछा। यह लड़का वास्तव में आज बहुत उत्साह से काम कर रहा था, जो शालिनी को थोड़ा असामान्य लगा। शालिनी इस लड़के के चरित्र को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उसके निर्लज्ज स्वभाव को देखते हुए उसे किसी के प्रति इतना उत्साही देखना दुर्लभ था। निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी, और शालिनी को शक होने लगा कि इस लड़के ने फिर से कुछ गलत किया है और अपने दोषी विवेक को छिपाने के लिए यह नाटक कर रहा है। शालिनी की बातें सुनकर नीले वस्त्रों वाले लड़के का चेहरा सख्त हो गया। शालिनी, मैं नाग एक ईमानदार और सच्चा आदमी हूं। मैं संभवतः कौन सा शर्मनाक काम कर सकता हूं? नीले वस्त्रों वाले युवा लड़के ने दुख और आक्रोश से भरे चेहरे के साथ कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे दयालु हृदय को इस तरह गलत समझा जाएगा। ओह खैर, लगता है कि मेरी नियति एक वैरागी साधु बनने की है। काश, सच्चे दोस्त ढूंढना मुश्किल है। युवा लड़के के दुखी और व्याकुल रूप को देखकर शालिनी उस पर एक नजर डालने से खुद को रोक नहीं पाई। इस लड़के का अभिनय कौशल इतना शानदार कब बन गया? विराट के साथियों में सबसे अच्छी अभिनेत्री नीलिमा थी, लेकिन अब इस लड़के ने भी ऐसे कौशल सीख लिए हैं। तो मैंने तुम्हें गलत समझा? शालिनी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल, नीले वस्त्रों वाले युवा लड़के ने धार्मिक आक्रोश की भावना के साथ कहा। तलवार संप्रदाय में कौन नहीं जानता कि मैं, नाग, अब तक का सबसे ईमानदार और सम्मानीय व्यक्ति हूं। यह सुनकर शालिनी अपने मन में मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। हाँ, बहुत ईमानदार। उसने लीलावती को चिढ़ाने के लिए विराट का रूप धारण किया था। वह चुपके से आध्यात्मिक अयस्क चुराने के लिए खनन दल में गया और दिग्गजों को इसकी रिपोर्ट नहीं करने दी। आयु को उसने धोखा दिया था। ऐसा लग रहा था कि हिमशिखा को भी इस लड़के ने धोखा दिया था। यदि आप वास्तव में इस लड़के द्वारा किए गए सभी घृणित कार्यों को गिनना चाहते हैं, तो वे अनगिनत होंगे। और फिर भी इस लड़के ने बेशर्मी से यह दावा करने की हिम्मत की कि वह अब तक का सबसे ईमानदार और सम्मानीय व्यक्ति है। यह सुनकर शालिनी उसके लिए शर्माने से खुद को नहीं रोक पाई। बेशक शालिनी ने उसे उसके मुंह पर बेनकाब नहीं किया। उस स्थिति में क्या मुझे नाग से माफी मांगनी चाहिए? शालिनी ने नीले वस्त्रों वाले लड़के की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। यह जरूरी नहीं है, बस कृपया मुझे फिर से इस तरह गलत न समझें, शालिनी। शालिनी की बातें सुनकर नीले वस्त्रों वाला लड़का पहले तो चकित रह गया, फिर जल्दी से अपना हाथ हिलाया और कहा। वह शालिनी को उससे माफी मांगने की हिम्मत कैसे कर सकता था? ये महिलाएं बहुत तुच्छ होती हैं। अगर वह कोई रंजिश रखती है, तो क्या उसे भविष्य में उसके द्वारा दंडित नहीं किया जाएगा? इन महिलाओं को नाराज करने से बचना ही सबसे अच्छा है।
आखिरकार हर कोई आयु जैसी भोली लड़की नहीं है जिसे वह जैसे चाहे परेशान कर सकता है। नीले वस्त्रों वाले लड़के की बात सुनकर शालिनी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसने उसके साथ बहस करना जारी नहीं रखा और एक चमक के साथ अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश कर गई। विराट, मैंने पहले ही एकांश से तुम्हारे लिए आवश्यक लंबी तलवार के जादुई हथियार खरीद लिए हैं। शालिनी अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर पहुंची, विराट के पास गई और उसे एक स्थानिक थैली सौंपी। ओह अच्छा है शालिनी, तुम्हारी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। विराट ने शालिनी से स्थानिक थैली ली और मुस्कुराते हुए कहा। दिव्य पंख तलवार व्यूह के 5वें स्तर की विरासत प्राप्त करने के बाद उसने शालिनी को एकांश के पास दिव्य पंख तलवार व्यूह के 5वें स्तर के लिए आवश्यक लंबी तलवार के जादुई हथियारों के 3 सेट खरीदने के लिए भेजा था। एकांश को अपूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के महाकौशल महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया है, जिससे उनके लिए ऐसे लंबे तलवार के जादुई हथियारों के 3 सेट तैयार करना बहुत आसान हो गया है। इस लेन देन से स्वाभाविक रूप से एकांश के प्रदर्शन में भारी वृद्धि हुई। तलवार संप्रदाय के साथ सहयोग करने के बाद से एकांश के प्रदर्शन में नाटकीय रूप से सुधार हुआ है। इसके अलावा तलवार संप्रदाय द्वारा प्रदान किए गए साधना संसाधनों के साथ उनकी साधना के स्तर में भी तेजी से सुधार हो रहा है। एकांश ने अब षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया है। यदि उनका प्रदर्शन तेजी से बढ़ता रहा तो उनकी अगली पदोन्नति शायद ज्यादा दूर नहीं है। ऐसा होते देख विराट स्वाभाविक रूप से खुश था। सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में एकांश का पद जितना ऊंचा होगा, तलवार संप्रदाय के लिए उतना ही अधिक लाभदायक होगा। उनके वर्षों के सहयोग को देखते हुए एकांश काफी भरोसेमंद था। शालिनी का अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर का दौरा न केवल दिव्य पंख तलवार व्यूह के 5वें स्तर के लिए आवश्यक लंबी तलवार के जादुई हथियारों के 3 सेट विराट को देने के लिए था, बल्कि नागदंत चावल के खेतों और विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों के खेतों का निरीक्षण करने के लिए भी था। छोटी लड़की आभा शालिनी के आगमन पर बहुत खुश थी। उसने शालिनी को अपने साथ खींच लिया और अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर घूमने लगी। नागदंत चावल के खेतों के विशाल विस्तार को देखते हुए शालिनी गहराई से स्तब्ध थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि नागदंत चावल के खेतों का पैमाना इतने आश्चर्यजनक आकार तक फैल जाएगा। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर नागदंत चावल के खेत शायद पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप के पैमाने के बराबर हैं। छोटी आभा, क्या तुम इतने सारे नागदंत चावल का प्रबंधन कर सकती हो? शालिनी ने छोटी लड़की आभा की ओर देखते हुए पूछा। अगर वह विराट के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से नहीं जानती तो उसे शक होता कि वह छोटी लड़की का बेरहमी से शोषण कर रहा है। आभा, रिया और यहां तक कि चंपा जो अब उनके साथ थी, केवल 3 लोग थे। 3 लोग इतने बड़े पैमाने पर नागदंत चावल के खेत का प्रबंधन कर रहे थे, यह लगभग पागलपन लग रहा था। बेशक, आभा ने गर्व से उत्तर दिया। नागदंत चावल रोपना उसके लिए कोई कठिन काम नहीं था। इसके विपरीत वह इसे एक बहुत ही संतोषजनक अनुभव मानती थी। जब भी वह तारों की रोशनी में चमकते अनंत नागदंत चावल के खेतों को देखती थी तो उसका हृदय उपलब्धि, गर्व और खुशी की भावना से भर जाता था। यही कारण है कि उसने अधिक से अधिक नागदंत चावल के खेत लगाए और विराट भी उसे मना नहीं सका। यह केवल इसलिए था क्योंकि विराट ने कंटक महाद्वीप से भारी मात्रा में जादुई कलाकृतियां और महाविपत्ति स्फटिक प्राप्त किए थे कि नागदंत चावल के खेत इतने बड़े पैमाने पर ऊर्जा की कमी को सहन कर सकते थे। यह समझना महत्वपूर्ण है कि नागदंत चावल यहां मुफ्त में नहीं बढ़ता है। इसे इस दुनिया की प्रचुर तारों की रोशनी को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है और तारों की रोशनी का यह अवशोषण अनंत परम मीनार की ऊर्जा की खपत करता है, जिसे स्वाभाविक रूप से खुद को फिर से भरने के लिए अन्य स्रोतों से ऊर्जा खींचने की आवश्यकता होती है। दीदी शालिनी, आभा वास्तव में अद्भुत है, चंपा ने कहा। ओह कितनी अद्भुत, शालिनी ने उत्सुकता से पूछा। आभा जैसी लड़की कितनी अद्भुत हो सकती है? अगर किसी और ने ऐसा कहा होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन चंपा के मुंह से आना एक अलग कहानी थी। चंपा की ताकत वास्तव में दुर्जय थी। चंपा की अपेक्षाकृत कम साधना के स्तर से मूर्ख मत बनिए। वह केवल चतुर्थ विपत्ति लोक में थी। पूरे तलवार संप्रदाय में उससे अधिक मजबूत लोग बहुत कम थे। यहां तक कि चंपा को भी लगा कि आभा अद्भुत है, जिससे शालिनी को आश्चर्य हुआ। आभा, दीदी शालिनी को दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। चंपा ने शालिनी को प्रोत्साहित किया। ठीक है। छोटी लड़की आभा ने यह सुनकर सिर हिलाया। उसने शालिनी की ओर देखा और कहा, दीदी शालिनी ध्यान से देखिए। इसके साथ छोटी लड़की आभा ने अपना हाथ हिलाया और नागदंत चावल को कवर करते हुए एक शक्तिशाली बल बाहर निकला। इस बल के नियंत्रण में नागदंत चावल की बालियों का एक बड़ा हिस्सा उनके डंठल से ऊपर तैरने लगा और छोटी लड़की आभा की ओर बहने लगा, जो उसके द्वारा पहले से तैयार की गई स्थानिक थैली में गिर गया। जितनी देर में एक धूप जलती है, खरबों मील के दायरे में नागदंत चावल को छोटी लड़की आभा ने काट लिया था। चावल की बालियां काटने के बाद छोटी लड़की आभा ने फिर से अपना हाथ हिलाया और एक शक्तिशाली बल बाहर निकला। चावल की बालियों को निकालने के बाद शेष डंठल नीचे गिरने लगे और छोटी लड़की आभा की ओर बढ़ने लगे, जिसे उसने फिर से तैयार की गई एक अन्य स्थानिक थैली में डाल दिया। चावल की बालियों को निकालने और डंठल इकट्ठा करने के बाद छोटी लड़की आभा ने एक बार फिर अपना हाथ हिलाया और विशाल भूमि मंथन करने लगी। एक और धूप जलने का समय बीत गया और छोटी लड़की आभा की शक्ति के नियंत्रण में विशाल भूमि पूरी तरह से बदल गई थी। आभा के खत्म होने के बाद पास खड़ी चंपा ने अपनी जन्मजात फीनिक्स अग्नि का आह्वान किया और इसे पूरी भूमि पर जला दिया। मिट्टी में बचे हुए नागदंत चावल के डंठल फीनिक्स अग्नि द्वारा पूरी तरह से जल गए। कुछ ऊर्जा चंपा की जन्मजात फीनिक्स अग्नि में विलीन हो गई, जिससे उसकी शक्ति बढ़ गई, जबकि कुछ मिट्टी में उसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए रह गई। इसे पूरा करने के बाद आभा ने कुछ नागदंत चावल लिए जिन्हें उसने काटा था और फिर से रोपना शुरू कर दिया। उसके नियंत्रण में भूमि जल्दी से नए नागदंत चावल के बीजों से भर गई। बीज बोने के बाद आभा ने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में एक विशाल झील से पानी निकाला और भूमि की सिंचाई के लिए प्राचीन महाद्वीप की नदियों से पानी निकाला। इन प्राचीन महाद्वीपों की नदियों से सिंचाई और अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के तारों की रोशनी से पोषण के साथ नए बोए गए नागदंत चावल के बीज जल्दी से अंकुरित होने और बढ़ने लगे। रोपाई के हरे भरे विस्तार ने पहले ही भूमि को ढक लिया था। यह देखकर शालिनी अचंभित हुए बिना नहीं रह सकी। दीदी आभा, तुम सच में अद्भुत हो, शालिनी ने आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ छोटी लड़की आभा की ओर देखते हुए कहा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे तीनों नागदंत चावल के इतने बड़े खेत का प्रबंधन कर सकती थीं। आभा की अविश्वसनीय क्षमताओं के साथ वे शायद और भी अधिक खेतों का प्रबंधन कर सकती थीं। अगर विराट ने मुझे रोपण का पैमाना बढ़ाने से नहीं रोका होता तो मैं और भी अधिक नागदंत चावल लगा सकती थी, छोटी लड़की आभा ने गर्व से कहा। उसी समय उसने अपने बगल में विराट की ओर देखा। उसके चेहरे पर असंतोष की झलक चमक रही थी। स्पष्ट रूप से वह काफी नाखुश थी कि विराट ने उसे और अधिक नागदंत चावल लगाने से रोका था। आभा, यदि तुम उसी दर से विस्तार करना जारी रखती हो तो मुझे डर है कि इन सभी नागदंत चावल को अवशोषित करने के लिए कोई भी ऊर्जा पर्याप्त नहीं होगी। जब मुझे बाद में अधिक संसाधन मिलेंगे तब मैं तुम्हें पैमाना बढ़ाने दूंगा, ठीक है?
आभा की बातें सुनकर विराट अपनी कड़वी मुस्कान नहीं रोक पाया। उसने जितने नागदंत चावल लगाए थे वे पूरे तलवार संप्रदाय की आवश्यकता से अधिक थे। आमतौर पर अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर लगाए गए नागदंत चावल का उपयोग केवल तलवार संप्रदाय के सदस्यों के लिए विभिन्न स्थानों पर रोपण के लिए बीज के रूप में किया जाता था। अब न केवल पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में नागदंत चावल लगाए जा रहे थे, बल्कि नवधारा महाद्वीप, देवदार झरना गुप्त क्षेत्र और यहां तक कि अग्नि तत्व महाद्वीप पर भी इसे लगाया जाने लगा था। बीजों की इतनी भारी आपूर्ति के साथ भी अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर आभा द्वारा लगाए गए नागदंत चावल अभी भी पर्याप्त से अधिक थे, जिसका एक बड़ा हिस्सा शेष था। इसका मतलब यह था कि अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर लगाए गए नागदंत चावल के एक बड़े हिस्से का सीधे तौर पर खजाना विभाग द्वारा तलवार संप्रदाय के योद्धाओं के साथ आदान प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता था। भले ही चावल का उपयोग तलवार संप्रदाय के योद्धाओं को उनके विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बीज की आपूर्ति करने और उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता हो, फिर भी यह उस नागदंत चावल को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा जो छोटी लड़की आभा अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर उगाती है। आखिरकार इस क्षेत्र में समय का प्रवाह बाहर की तुलना में 10 गुना तेज है। छोटी लड़की आभा ने यहां नागदंत चावल की 10 फसलें उगाई, जबकि बाहरी दुनिया केवल एक ही फसल पूरी कर रही थी। इतने वर्षों के संचय के बाद अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर छोटी लड़की आभा द्वारा उगाए गए नागदंत चावल पहाड़ों की तरह जमा हो गए हैं। अकेले नागदंत चावल का वर्तमान भंडार पूरे तलवार संप्रदाय के लिए 10 वर्षों से अधिक उपयोग करने के लिए पर्याप्त है। वर्तमान परिस्थितियों में खेती के पैमाने को और बढ़ाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर इस छोटी लड़की को नहीं रोका गया तो उसके पागल अभियान को देखते हुए कौन जानता है कि वह नागदंत चावल की खेती के पैमाने को कितना आगे बढ़ाएगी। अभी जिस क्षेत्र में यह छोटी लड़की नागदंत चावल की खेती करती है वह पहले से ही पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप के आकार के बराबर है। इतने बड़े पैमाने पर नागदंत चावल की खेती करने में पहले ही बहुत अधिक ऊर्जा खर्च हो चुकी है। यदि वह उस दर से विस्तार करना जारी रखती, भले ही विराट कंटक महाद्वीप से अनगिनत जादुई कलाकृतियां और महाविपत्ति स्फटिक ले आए, तो भी यह उसे बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण विराट को उसका विस्तार रोकना पड़ा। उसने छोटी लड़की को मनाने के लिए काफी प्रयास किया था। तो विराट, तुम और अधिक संसाधन कब प्राप्त कर सकोगे? छोटी लड़की आभा ने विराट की ओर देखते हुए पूछा। यह सुनकर विराट के चेहरे के भाव सख्त हो गए। यह जब मुझे और संसाधन मिल जाएंगे तब मैं तुम्हें बता दूंगा, विराट ने स्पष्ट रूप से कहा। वह इसका जवाब कैसे दे सकता था? उसे नहीं पता था कि वह कब और अधिक संसाधन प्राप्त कर पाएगा। इसके अलावा उसके शब्द केवल छोटी लड़की को शांत करने का एक बहाना थे। उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी FM ऐप डाउनलोड। और अधिक संसाधन कब मिल पाएंगे? छोटी बच्ची आभा ने विराट की ओर देखते हुए पूछा। यह सुनकर विराट के चेहरे के भाव कठोर हो गए। यह जब मुझे और संसाधन मिलेंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा, विराट ने गोलमोल जवाब दिया। वह इसका क्या उत्तर देता? उसे खुद नहीं पता था कि उसे और संसाधन कब मिल पाएंगे। इसके अलावा उसकी बातें तो बस बच्ची को शांत करने का एक बहाना थी। उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। उसके वर्तमान बड़े पैमाने पर रोपण के साथ तलवार संप्रदाय संभवतः सभी नागदंत चावल का उपयोग नहीं कर सकता है। रोपण क्षेत्र का और विस्तार करना व्यर्थ है। नागदंत चावल का वर्तमान भंडार पहले से ही बहुत विशाल है। जब तलवार संप्रदाय का विकास बड़े पैमाने पर पहुंच जाएगा और इसकी नागदंत चावल की खपत और भी अधिक हो जाएगी, तब आभा के लिए अपने रोपण पैमाने का विस्तार करने में बहुत देर नहीं होगी। विराट, जब तुम्हें और संसाधन मिले तो मुझे जरूर बताना, आभा ने विराट की ओर देखते हुए कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, विराट ने जल्दी से उत्तर दिया। यह देखकर शालिनी खुद को विराट की ओर देखने से नहीं रोक पाई। यह लड़का छोटी बच्चियों को बेवकूफ बनाने में काफी माहिर है। हालांकि केवल आभा जैसी भोली लड़की ही इतनी आसानी से मूर्ख बन सकती थी। अन्य लोग शायद इतनी आसानी से मूर्ख नहीं बनते। हालांकि उसे ठीक से नहीं पता था कि विराट की जेब कितनी भारी है, लेकिन उसे यकीन था कि उसके पास मौजूद संसाधन आभा को उसके नागदंत चावल की खेती के पैमाने को 2 गुने से अधिक करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। आखिरकार उसके पास मौजूद महाविपत्ति स्फटिकों की संख्या ही ऊर्जा की एक आश्चर्यजनक मात्रा थी। इसके अलावा बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। उसने अभी अभी नीले वस्त्र वाले लड़के को उन स्फटिकों को खाते हुए देखा था जिनमें अपार ऊर्जा थी, जो एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली संसाधन भी था। हालांकि उसे नहीं पता था कि वे स्फटिक क्या थे, लेकिन उनसे निकलने वाली भयानक तरंगों को देखते हुए उनमें मौजूद ऊर्जा महाविपत्ति स्फटिकों की तुलना में कई गुना अधिक थी। उनमें से केवल एक स्फटिक में विशाल मात्रा में नागदंत चावल उगाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा थी। केवल शालिनी ही नहीं, बल्कि चंपा और रिया ने भी विराट को अजीब नजरों से देखा। स्पष्ट रूप से वे सभी जानते थे कि विराट आभा को धोखा दे रहा था। स्पष्ट रूप से वे सभी विराट द्वारा उस युवा लड़की को धोखा देने से असहमत थे। उनकी अजीब नजरों को देखकर विराट को थोड़ा शर्मिंदा महसूस हुआ। उसे इस छोटी बच्ची को मूर्ख बनाना ही था। वह स्पष्ट रूप से खेती की आदी थी। अगर उसे पता होता कि उसके पास कितनी संपत्ति है तो कौन जाने वह नागदंत चावल के रोपण क्षेत्र का कितनी बार विस्तार करती। यह छोटी बच्ची उस हरे वस्त्र वाले लड़के के बिल्कुल विपरीत थी। वह हरित अविश्वसनीय रूप से आलसी था। वह काम का एक तिनका भी नहीं करेगा। वह केवल तभी काम करता था जब लाभ सही होते थे। पहले जब उसे अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर नागदंत चावल के खेतों का प्रबंधन करने के लिए कहा गया था तो उसने केवल आवश्यकता अनुसार काम पूरा किया। वह नागदंत चावल का एक भी अतिरिक्त पौधा नहीं लगाता। लेकिन छोटी बच्ची आभा पूरी तरह से अलग थी। वह खेती को लेकर अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थी। वह थोड़ा सा भी कम काम नहीं करेगी। कोई अन्य विकल्प न बचने पर विराट को उसे अंततः मनाने के लिए फुसलाने और धोखे के संयोजन का सहारा लेना पड़ा। नागदंत चावल की कटाई के बाद छोटी बच्ची आभा ने विभिन्न आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का एक बड़ा जत्था भी काटा, जिसे उसने शालिनी को सौंप दिया। चूंकि शालिनी यहां थी, वह स्वाभाविक रूप से इन संसाधनों को वापस ले जाना चाहती थी ताकि छोटी बच्ची आभा को एक और यात्रा करने से बचाया जा सके। संसाधनों को इकट्ठा करने के बाद शालिनी ने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर को छोड़ने से पहले थोड़ी देर के लिए आभा, चंपा, रिया और अन्य लोगों के साथ बातचीत की। उसने वान्या को भी वहां साधना करते देखा, लेकिन यह देखकर कि वान्या आंखें बंद करके अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, वह उसे परेशान करने नहीं गई। यह दुर्लभ था कि यह छोटी बच्ची दिन भर खेलने के लिए भागने के बारे में सोचने के बजाय अंततः एकांत में साधना करने के लिए बैठ गई थी, जिससे उसे शांति मिली। हालांकि वान्या उसकी जैविक बेटी नहीं थी, लेकिन वान्या के प्रति उसका स्नेह यामिनी के प्रति स्नेह से कम नहीं था। शालिनी के जाने के बाद विराट ने लंबी तलवार वाले जादुई अस्त्रों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया।
उसकी वर्तमान शक्ति के साथ इन लंबी तलवार वाले जादुई अस्त्रों को परिष्कृत करना उसके लिए अविश्वसनीय रूप से आसान था। कुछ ही दिनों में विराट ने उन सभी को परिष्कृत कर लिया था। एक विचार के साथ दसियों हजार लंबी तलवार वाले जादुई अस्त्र तुरंत उसके चारों ओर घने रूप से प्रकट हुए। विराट की दिव्य चेतना के नियंत्रण में इन लंबी तलवार वाले जादुई अस्त्रों ने तेजी से घूमना शुरू कर दिया। अंततः एक अत्यंत प्रभावशाली तलवार व्यूह का निर्माण किया। बेशक विराट ने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के भीतर दिव्य पंख तलवार व्यूह के 5वें स्तर की साधना नहीं की। इसके बजाय उसने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के स्थानिक स्थानांतरण व्यूह का उपयोग करके प्राचीन महाद्वीप में प्रवेश किया। अपनी साधना शुरू करने के लिए धारा के विपरीत जंगल में पहुंचा। गूंज विराट की दिव्य चेतना की प्रेरणा के तहत एक अतुलनीय रूप से भयानक तलवार संकल्प तलवार व्यूह से उठा और एक ही प्रहार के साथ आगे की ओर कटाक्ष किया। छपाक छपाक छपाक, जहां भी भयानक तलवार का प्रकाश गुजरा वे अविश्वसनीय रूप से मजबूत पेड़ तुरंत चाकू से कटे हुए पनीर की तरह गिर गए। अंततः इस तलवार के प्रकाश ने वास्तव में 50 लाख गज ऊंचे 10 पेड़ों, 40 लाख गज ऊंचे 50 पेड़ों, 30 लाख गज ऊंचे 100 से अधिक पेड़ों, 20 लाख गज ऊंचे 200 से अधिक पेड़ों और 10 लाख गज ऊंचे 500 से अधिक पेड़ों को काट दिया। इस तलवार के प्रकाश की आश्चर्यजनक शक्ति अकल्पनीय थी। यहां तक कि विराट भी इस तलवार की भयानक शक्ति से कुछ हद तक हैरान था। ऐसी भयानक शक्ति के तहत नीले मकर सिर वाले विशाल व्यक्ति जैसा अष्टम विपत्ति लोक का योद्धा शायद एक भी प्रहार का सामना नहीं कर पाएगा। यहां तक कि लाल मकर सिर वाले विशाल व्यक्ति जैसा शिखर अष्टम विपत्ति लोक का विशेषज्ञ भी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। सिर्फ इस एक चाल के साथ वह पंचमकर संप्रदाय के प्रमुख जैसे नवम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख जैसे नवम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ की तुलना में वह अभी भी कुछ हद तक कमजोर था। हालांकि जबकि दिव्य पंख तलवार व्यूह के 5वें स्तर की शक्ति बहुत बड़ी थी, इसने आध्यात्मिक शक्ति की एक जबरदस्त मात्रा का भी सेवन किया। अपनी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति के साथ वह इस स्तर की युद्ध कला का उपयोग युद्ध में अधिकतम 10 बार ही कर सकता था। वर्तमान में दिव्य पंख तलवार व्यूह के 5वें स्तर का उपयोग केवल अंतिम प्रयास के रूप में किया जा सकता था, न कि सामान्य लड़ाई के तरीके के रूप में। दिव्य पंख तलवार व्यूह के 5वें स्तर की शक्ति का परीक्षण करने के बाद विराट ने इसमें विद्युत भक्षक मोती की शक्ति को भी शामिल किया, जिससे दिव्य पंख विद्युत तलवार व्यूह की शक्ति का परीक्षण शुरू हुआ। विद्युत भक्षक मोती की शक्ति को शामिल करने के बाद तलवार व्यूह से विद्युत की शक्ति ले जाने वाला एक अविश्वसनीय रूप से भयानक तलवार का प्रकाश निकला, जो आगे की ओर कटाक्ष कर रहा था। जहां भी तलवार का प्रकाश गुजरा पहाड़ और जंगल नष्ट हो गए। वे विशाल पेड़ जो 10 लाख गज ऊंचे थे तलवार के प्रकाश के संपर्क में आने पर न केवल आधे में कट गए, वे तुरंत धूल में बदल गए। केवल 10 लाख गज ऊंचे पेड़ ही मुश्किल से इस तलवार के प्रकाश की शक्ति का सामना कर सकते थे और अपेक्षाकृत अक्षुण्ण रहे। यहां तक कि 10 लाख गज ऊंचे पेड़ों को भी इस भयानक तलवार के प्रकाश ने आधा काट दिया। इस तलवार के प्रहार की विनाशकारी शक्ति को देखकर खुद विराट भी स्तब्ध रह गया। इतनी विशाल शक्ति संभवतः पंचमकर संप्रदाय के दूसरे प्रमुख जैसे शिखर अष्टम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के लिए भी बहुत अधिक होगी। पंचमकर संप्रदाय के प्रमुख जैसा नवम विपत्ति लोक का विशेषज्ञ भी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। यह तलवार का प्रहार स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख जैसे महारथी के बराबर था। बेशक जबकि दिव्य पंख विद्युत तलवार व्यूह के 5वें स्तर की शक्ति अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी, दिव्य आत्मा की इसकी खपत भी आश्चर्यजनक थी। केवल इस एक प्रहार को मुक्त करके विराट ने अपनी दिव्य आत्मा की शक्ति का 70 से 80% उपभोग कर लिया था। दूसरे शब्दों में इस एक प्रहार के बाद उसकी युद्ध शक्ति 70 से 80% कम हो गई, जिससे शक्तिशाली दुश्मनों से निपटना मुश्किल हो गया। वर्तमान में इस पद्धति का उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए। इसे सामान्य लड़ाइयों में हल्के ढंग से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। दिव्य पंख तलवार व्यूह के 5वें स्तर की शक्ति का परीक्षण करने के बाद विराट ने जंगल से सभी कटे हुए पेड़ों को इकट्ठा किया और उन्हें अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर वापस ले आया। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर लौटने के बाद विराट ने अपनी एकांत साधना जारी रखी। वह इस समय दिव्य पंख तलवार व्यूह के 5वें स्तर का सामान्य युद्ध पद्धति के रूप में उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि एक बार जब वह अर्धचरण महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर लेगा तो यह ठीक हो जाएगा। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप, पूर्वी सागर, पंचमकर संप्रदाय, विशाल कछुए स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख मिलने आए हैं। उनका कहना है कि उन्हें हमारे पंचमकर संप्रदाय के प्रमुख के साथ कुछ चर्चा करनी है। हमें क्या करना चाहिए? सप्तम विपत्ति लोक के एक मकर राक्षस ने विशाल कछुए को सूचना दी। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख? यह सुनकर विशाल कछुए की आंखों में संदेह का भाव प्रकट हुआ। वह यहां क्यों आया है? उसे पूर्वी सागर की स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। विराट ने उसे केवल पंचमकर संप्रदाय की देखरेख करने के लिए कहा था और उसने वैसा ही किया जैसा विराट ने निर्देश दिया था। वह किसी और चीज से खुद को चिंतित नहीं करना चाहता था। उसकी चिंता मत करो, विशाल कछुए ने एक क्षण के लिए विचार किया और अंततः अपने पंजे हिलाते हुए कहा। उसे केवल अपने मालिक के आदेशों का पालन करना था और पंचमकर संप्रदाय की देखरेख का कार्य पूरा करना था। बाकी सब उसकी चिंता का विषय नहीं था। हाँ, विशाल कछुए, सप्तम विपत्ति लोक का मकर राक्षस यह सुनकर पीछे हट गया, लेकिन जल्द ही यह सप्तम विपत्ति लोक का मकर राक्षस विशाल कछुए के निवास पर लौट आया। विशाल कछुए, स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख हमारे पंचमकर संप्रदाय के महाप्रमुख को देखने पर जोर दे रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे पंचमकर संप्रदाय पर स्वर्ण मगर द्वीप का एक बड़ा कर्ज है और वह यहाँ कर्ज वसूलने आए हैं। सप्तम विपत्ति लोक के मकर राक्षस ने विशाल कछुए की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे पंचमकर संप्रदाय के महाप्रमुख से कर्ज की उनकी मांग का मुझसे क्या लेना देना है? उन्हें नजरअंदाज करो। विशाल कछुए ने अपने पंजे हिलाते हुए कहा। पंचमकर संप्रदाय के कर्ज का उससे कोई लेना देना नहीं था। वह पंचमकर संप्रदाय का महाप्रमुख नहीं था। पंचमकर संप्रदाय के बाहर स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख अवनीश, अनूप और अन्य लोग अत्यंत गंभीर दिख रहे थे। यह विशाल कछुआ वास्तव में निपटने के लिए बहुत कठिन था। वह तर्क के प्रति पूरी तरह से अभेद्य था। उन्होंने चाहे कुछ भी कहा हो, वह उनका अभिवादन करने के लिए बाहर नहीं आएगा, न ही वह उन्हें अंदर आमंत्रित करेगा। उन्होंने किताब की हर चाल आजमाई, रिश्वत, धमकियां, जबरदस्ती, लेकिन विशाल कछुआ एक पहाड़ की तरह स्थिर रहा। उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उनकी सभी योजनाएं पूरी तरह से बेकार थीं। यह एक शक्तिशाली घूंसा मारने जैसा था, लेकिन कपास की एक गेंद से टकराने जैसा, जिससे उन्हें बहुत निराशा महसूस हुई। वंश प्रमुख अवनीश, आगे हम क्या करें? स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने अवनीश से पूछा। उनकी मूल योजना विशाल कछुए को बाहर निकालने, उसे पकड़ने और विराट को खुद को प्रकट करने के लिए मजबूर करने की थी, लेकिन अब विशाल कछुआ इसके झांसे में बिल्कुल नहीं आ रहा था। लानत है, तुम तर्क नहीं सुनोगे, इसलिए तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे, अवनीश ने अत्यंत क्रोधित चेहरे के साथ कहा।
चूंकि नरम दृष्टिकोण काम नहीं करता है तो हम बल का प्रयोग करेंगे। स्वर्ण मगर, वापस जाओ और अपने स्वर्ण मगर द्वीप से सभी विशेषज्ञों को इकट्ठा करो। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि हम सेनाएं जोड़कर इस मात्र पंचमकर संप्रदाय को नहीं गिरा सकते। ठीक है। अवनीश के शब्दों को सुनकर स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बिंदु पर उसके पास पूरे रास्ते जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुरंत स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख और अवनीश अपनी सेनाओं को जुटाने के लिए क्रमशः स्वर्ण मगर द्वीप और नागवंश लौट आए। अनूप पीछे रह गया, पंचमकर संप्रदाय पर नजर रखते हुए, ताकि उस बड़े कछुए को चुपके से भागने से रोका जा सके। शून्य समाधि महाद्वीप, सुवर्ण भूमि संप्रदाय, अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के अंदर। शार्दुल, जो 26वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में साधना कर रहा था, अचानक उछल पड़ा। उसकी आकृति चमक उठी क्योंकि वह अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर से बाहर भागा। शार्दुल की इस हरकत ने पास ही साधना कर रहे विराट को भी चौंका दिया। यह देखकर विराट ने तुरंत उसका पीछा किया। जब वह अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के बाहर पहुंचा तो उसने एक बहरा करने वाली दहाड़ सुनी और शार्दुल से एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। उस क्षण शार्दुल ने सीधे षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश किया। उसी समय स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक प्रतिध्वनि हुई। आकाश में घने विपत्ति के बादल तेजी से इकट्ठा होने लगे। जल्द ही आकाशीय बिजली नीचे उतरने लगी, शार्दुल की ओर प्रहार कर रही थी। चूंकि शार्दुल की सफलता सुवर्ण भूमि संप्रदाय में हुई थी, न कि बैंगनी तलवार संप्रदाय में, जहां तलवार संप्रदाय के कई योद्धा एकांत में थे, इस सफलता ने ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया। हालांकि आश्चर्यजनक हंगामे ने अभी भी शून्य समाधि महाद्वीप के सभी योद्धाओं को चौंका दिया।